of mine, and is a neighbor as well. So he told me that Mr. Amber will give me this webinar, and I have tried to, I've tried myself to spread this to a lot of people in my contact and other things. So that sums up my introduction, I guess. Oh, welcome, Rahul. Welcome. Yes. Partners, we see a lot of other people who have their videos muted. In case if you could introduce yourself, you may want to introduce yourself. Yes, please go on, Sushil. Please unmute everyone. Yeah, Sushil, please go on, introduce yourself. सुशील भंडारी हूँ मैं, और मेरा प्लाईवुड का बिजनेस है इंदौर में ही। ओके पार्टनर्स, चलिए मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं उन आप सभी दोस्तों के लिए जो जिन्होंने वक्त पे लॉग इन किया है। देखिए, आमतौर पर अभी जो भी कई सारे सेशंस आप लोग सब सुन रहे होंगे, ये बिजनेस इंटरेस्ट के सेशंस हैं, और बिजनेस इंटरेस्ट के से अलग हटके ये सेशन जो है बहुत ही जेनरिक सेशन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वन वे डाउनलोड ना हो। दिस इज नॉट एन एक्सपर्ट टॉकिंग टू यू अबाउट इकोनॉमिक्स और बिजनेस, और अ कंसल्टेंट टॉकिंग टू यू अबाउट सर्टेन बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और मुझे पर्टिकुलरली लगता है ऐसे किसी मौके पर, ऐसे किसी वक्त पर, when we are all confined into four walls of our house, this is the time we have got to think about some important things. और मुझे ऐसा लगता है relationships, they happen to be one of the most important things that we as human beings value in our life. तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, when you have come to this program or this talk on relationship, what brings you here? आप what are certain things that you want to know about relationships during the course of this session? You can unmute yourself, talk, and then mute yourself again. I just wanted to understand, कुछ expectations हैं आपके? Is there something that brings you to this session? If yes, what is it that brings you to this session? सर, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जब अपना एक हम जब बिजनेस के लिए जाते हैं या कहीं, बहुत अच्छा सब अच्छा रहता है, तब आपके रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन रहते हैं। Okay. जब अपनी परिस्थिति या कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं तो रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाते हैं। वो चाहे हम अपनी वाइफ के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, या अपने पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तब सब चीजें मतलब मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो, या बिजनेस साइड से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं से आती है, जब अच्छा होता है तब आप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सिंगल ही अगर संघर्ष कर रहे हैं या कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब क्या होता है कि ऐसा नहीं, सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि आदमी प्रेशर महसूस करता है और उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता है। वो चाहे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हो, बिजनेस कलीग के साथ हो, या सभी के साथ हो। एक मेरा पर्सनल अनुभव है कि थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है सुशील जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स या बिजनेस रिलेशनशिप्स के बारे में बात करनी है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। विद फैमिली रिलेशनशिप आल्सो, वो भी ठीक है। लेकिन आपने जो मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा कि आपका ज्यादा फोकस बिजनेस रिलेशनशिप्स के ऊपर था। पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ये कहें कि भाई रिलेशनशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेरे ख्याल से इस विषय पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब लोग अगर यहाँ पर हैं तो हम ये मान के आए हैं कि रिलेशनशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर आप इस बैकग्राउंड को या इन रिलेशनशिप्स के इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अगर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे जो मेस्लोव का नीड हायरार्की थ्योरी कहता है, उसमें आपको बेसिक नीड और सेफ्टी नीड्स के बाद जब आप सेल्फ सोशल नीड्स पे आते हैं, तो सोशल नीड्स में रिलेशनशिप का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है।
और इन रिलेशनशिप्स के जरिए हम जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसकी हम बात करते हैं, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें मिलता है कि यार कोई बंदा है या कोई शख्स है जो हमारे लिए केयर करता है, कोई है जो हमारे बारे में कंसर्न्ड है। तो ये रिलेशनशिप्स कई बार हमारे लिए मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ और दिलचस्प चीजें बांटना चाहता हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपसे ये कहूं कि भाई जब भी आप रिलेशनशिप ये वर्ड सुनते हो, whenever you hear the word relationship, कौन कौन से ऐसे ख्याल होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? आप रिलेशनशिप को अगर एक वर्ड में समअप करना चाहो तो 3 ऑप्शंस मैं आपको सबको देना चाहता हूं कि रिलेशनशिप आपका एक्सपीरियंस या आपका अंडरस्टैंडिंग, आप रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करोगे। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अभी मैं दिन में किसी से बात कर रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि रिलेशनशिप का मतलब होता है लव, केयर एंड अफेक्शन। अब ये उस शख्स के लिए रिलेशनशिप की वन वर्ड डेफिनेशन थी जिसके उन्होंने 3 ऑल्टरनेटिव्स मेरे साथ शेयर किए। मैं यहाँ पर जो भी लोग मेरे साथ कॉल पे अवेलेबल है, उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो अजय, अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेशनशिप्स को लेकर 3 वर्ड्स ऐसे कौन से होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? इट हैज one word but 3 options given to you. You can tell me. Go on, Ajay, over to you. First one is compatibility. Second one is understanding. And love. Love and care. कोई एक word में मैं बोलूँगा. Okay. Anybody else? Anurag sir, would you like to give your version? Yes. I would like to say trust is the one of the factor which is required into the relationship. Sir, right now I do not want to know what is required in relationship. What I want from you is, if you had a version, sir, अगर आपका कोई वर्जन होता और आप ये कहते कि भाई रिलेशनशिप को आप डिफाइन करना चाहते हो, कंडीशन है कि 1 वर्ड में डिफाइन होनी है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेशनशिप के लिए क्या है, और मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप 3 ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें से एक आपने कहा ट्रस्ट, और 2 क्या हो सकते हैं? Respect. ओके। और भी कोई? मिस्टर सौरभ अग्रवाल, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? आप भी दिख रहे हैं मुझे। Trust and respect, I think what Anurag ji said. Okay. Yeah. और कुछ? Care also. Trust, respect, understanding. Okay, trust, respect, care, understanding. Rahul, anything from your side? Sir, in my thinking, like the association between two people, it is very essentially defined by this relationship. It can be, the relationship can be of any kind. Like जैसे आप पूछ रहे हैं कि one word में मैं define करूँ, जैसे हम सबने कहा love, respect for each other. These are the aspects of a good relationship. Okay. हाँ, तो मुझे कुछ एक आपसे वर्ड चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप कैसे देखते हैं। जैसे देखिए, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैंने इस प्रोग्राम को करने के पहले कई लोगों से जिनसे बात की थी, कुछ बहुत दिलचस्प वर्ड्स आए। किसी का कहना था भाई रिलेशनशिप इज जॉय, किसी का कहना था रिलेशनशिप इज अ नीड, किसी का कहना था पेन, एक्सपेक्टेशन, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, डिमांडिंग, वन साइडेड, फ्रेजाइल, स्ट्रॉन्ग, अनफैथोमेबल, अनएक्सप्लेनेबल, इमोशनल, किसी का कहना था वेस्टेड इंटरेस्ट, किसी का कहना था शॉर्ट लिव्ड। तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प चीजें आई हैं। मैं यहाँ पर मेरी छोटी बहन भी मैं कह सकता हूँ मुझे दिख रही है, ज्योतिका जी। सो ज्योतिका, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द सेशन। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, प्लीज गो ऑन। Yeah, thank you so much. Your opinion? It's a life. Okay, so you define relationship as life. Yes. 2 more words. Because life becomes with the relationships. हाँ, जिंदगी बनती ही रिश्तों से है, वरना क्या, वो तो रॉबोट जैसा हो जाएगा, मशीन जैसा। योगेश भाई, आपकी तरफ से कुछ इनपुट? मेरे बड़े अभिन्न मित्र योगेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। नमस्कार। प्रॉपर कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन। So relationship to you is communication. Proper communication with emotions.
अच्छा देखिए, अभी ना बड़ी दिलचस्प सी बात है, योगेश भाई ने कहा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन। अभी योगेश भाई, रिलेशनशिप में एक बड़ी खूबसूरत सी बात यह होती है कि कई सारे शब्दों की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हो तो ये प्रोपराइटी की जो डेफिनेशन है, ये रिलेशनशिप में कौन तय करेगा, इसके बारे में अपने को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके हिसाब से प्रॉपर हो सकता है वो हो सकता है किसी और के हिसाब से प्रॉपर ना हो। नहीं ठीक है, लेकिन क्या एग्जैक्ट कहना चाह रहे हैं वो सामने तक कम्युनिकेट तो होवे प्रॉपर, ये मेरा बोलना है। तो फिर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना हाँ, चाहिए। क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है जी। ओके। चलिए देखिए, एक छोटी सी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं ताकि आप देखें अपन किस तरफ इस चर्चा को लेके जाना चाहते हैं। पार्टनर्स, रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ चीजें जो यहाँ पर मैंने लिखी है, आप लोगों ने भी कुछ सारी चीजें बताई। रिलेशनशिप बड़ी स्पेशल होती हैं, दे आर फन, दे आर पेन, दे आर यूनिक, दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर डायनामिक, ये सब अपनी जगह सच है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एक ही चीज है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में इतने अलग अलग ओपिनियन क्यों रखते हैं? क्या लगता है आपको, व्हाई डू पीपल हैव सो डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट रिलेशनशिप? तो मुझे ऐसा लगा कि अगर क्या हम इस रिलेशनशिप की एक अगर लाइफ साइकिल डिजाइन करें, या एक लाइफ साइकिल होकर की बात करें हम रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप की लाइफ साइकिल क्या है, तो मैंने कुछ चीज डिजाइन या डिफाइन करने की कोशिश की है, आपके साथ बांटता हूं। या अनुराग सर प्लीज। रिलेशनशिप रिश्तों का जहाज है जी, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। सर बेशक, लेकिन देखिए, अभी जब भी मैं लोगों से बात कर रहा हूं अनुराग सर, रिश्तेदारी की एक बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए रिश्तेदारी एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रिलेशनशिप उतना खूबसूरत एहसास नहीं है। मुझे कई सारे लोगों ने प्राइवेटली मैसेजेस भेजे हैं जिनका ये कहना है कि सर ऐसे क्यों होता है कि मैं रिश्तेदारी में एक तरफा मोहब्बत किए जा रहा हूं, या मैं एक तरफा रिस्पेक्ट किए जा रहा हूं किसी की, लेकिन मुझे वो रिटर्न में रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मुझे रिटर्न में वो प्यार नहीं मिलता। अभी देखिएगा सर, एक छोटी सी बात, ये मैंने ना बड़े क्लियरली सबको बताया हुआ था कि यार हम लोग को वीडियो शेयर करने हैं अपने, लेकिन इस नई रिश्तेदारी में मुझे पता नहीं लोग वीडियो शेयर करने में लोगों को कुछ प्रॉब्लम है। मैं तो सिर्फ वीडियो लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता था ताकि मुझे समझ में आए मैं किससे बात कर रहा हूं और आप लोग भी मुझसे खुल के बात कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा भरोसा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई आदमी आपसे ये वीडियो शेयर करे, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई समस्या होगी। लेकिन देखिए सर, मैं अगर मैंने रिलेशनशिप की जो एक लाइफ साइकिल है उसमें मैंने माना है कि 4 फेजेस होते हैं रिलेशनशिप के। अगर हम इस लाइफ साइकिल को समझेंगे तो शायद हमारी रिलेशनशिप्स में कई सारी जो इश्यूज है उनको समझने में, उनको क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करने में हमको आसानी होगी। सर मेरे हिसाब से जो रिलेशनशिप का पहला स्टेप या पहला पड़ाव मुझे लगता है, उसको मैं कहता हूं द रोजी अजम्पशन। अगर आप लोगों तक मेरी बात पहुंची हो, मैंने ये कहा है रिलेशनशिप की पहली स्टेप जो होती है दैट इज द रोजी अजम्पशन। आइए इस खूबसूरत एहसास रोजी अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। मान के चलिएगा एक बंदा है, आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, और उसे उसकी कंपनी में उसके बॉस ने बोला है कि भैया तुम्हारा H1B जो है वो प्रोसेस हो गया है और 2 हफ्तों में अमेरिका जाने की तैयारी कीजिएगा। अभी सर ये शख्स ऐसा है जो कभी विदेश नहीं गया, अब ये एक्चुअली फिजिकली अमेरिका जाने वाला है 2 हफ्तों के बाद, लेकिन ये मेंटली अमेरिका अगले दिन से होता है, अगले पल से होता है। और तब इसको अमेरिका के बारे में रियलिटी क्या है नहीं पता, लेकिन इसने जो हॉलीवुड मूवीज में अमेरिका देखी है या जो इसके रिश्तेदारों ने इसे अमेरिका बताई है, सर आमतौर पे पहले किसी भी रिश्तेदारी के पड़ाव में जब तक आप उस रिश्तेदारी को क्लोजली नहीं जानते, यू ओनली गेट टू थिंक ऑफ सम रोजी थिंग्स अबाउट इट। इसलिए मैं इसे रोजी अजम्पशंस कहता हूं, क्योंकि इसका हमारे पास कोई फाउंडेशन हो ये जरूरी नहीं, ये अजम्पशंस रोजी है। एक एग्जांपल और आपके साथ देता हूं। मान के चलेगा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, आपने सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा पैसा मिलने वाला है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बड़ी खास रहती हैं, लेकिन इसमें इन रोजी पिक्चर्स के अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ हार्श रियलिटीज भी होंगी जिनके बारे में आपको नहीं पता, और स्टेज 1 में आपको कभी पता भी नहीं पड़ने वाला। सर लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट सेलिब्रेटेड रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम हिंदुस्तानी लोग शादी कहते हैं।
when a boy is about to get married, then boy or a girl, probably I never know how girls feel about before getting married, but boy when he's about to get married, he's very upbeat about it. यार शादी होने वाली है, I'm going to be meeting somebody who's जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है. तो इनिशियली ये रोजी अजम्पशन वाला जो पिक्चर चलता है, ये हर रिलेशनशिप में होगा. सो डू यू एग्री कि रिलेशनशिप की एक पहला पड़ाव आमतौर पे रोजी अजम्पशन होता है? मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कि आप कह रहे हैं. जैसे आपने बताया, चीजों को काफी क्लियरली डिफाइन किया कि जैसे कोई भी नई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये रोजी असम्पशन वाली चीज काफी तब मैं उस बात से काफी रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि सारी चीजें नई होती हैं हमारे लिए. एवरीथिंग इज वेरी न्यू फॉर अस, सो वी टेंड टू थिंक द बेस्ट, मतलब वी टेंड टू थिंक द गुड थिंग्स अबाउट इट. एंड हम लोग ज्यादातर ये काम करते हुए हम हमेशा हर उस पहलू को पूरी तरह से समझ नहीं पाते. मतलब ये रोजी असम्पशन वाली बात तो बहुत ही सही है. राहुल, जो दूसरा स्टेप होता है रिलेशनशिप की लाइफ साइकिल का, मेरे डेफिनेशन के हिसाब से मैं उससे कहता हूँ, नाउ फ्रॉम रोजी अजम्पशंस यू गो टू द रोजी नोन. ओके, है ना? रोजी नोन मतलब अब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या किसी जगह जाएंगे या किसी बंदे को नया जानेंगे, तो आपको उस बंदे के बारे में सारी रोजी चीजें पहले पता पड़ेंगी. यार ये कितना अच्छा है, ये कितना केयर करता है, ये कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये हाउ ब्यूटीफुल डज इट लुक, कितना इंटेलिजेंट है. नाउ अनलेस एंड अनटिल यू जेन्युइनली गेट क्लोज टू समबडी एंड close to somebody for a particular period of time, it will be very difficult for you to know the true him or true her. From rosy assumptions we go to the next level called the rosy known. क्योंकि साहब किसी भी रिलेशनशिप में इनिशियली जब तक आप बहुत क्लोज नहीं आते या जिंदगी आपको क्लोज आने का मौका नहीं देती, तब तक थोड़ा सा प्रिटेंस होता है, और ये प्रिटेंस नेचुरल है. मतलब आपको ये प्रिटेंस आप मान के चलिए ह्यूमन नेचर है that in any relationship you will initially carry pretense. यानी अगर मैं लड़कों की बात करूं, भाई अगर आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुछ बहुत घनिष्ठ हैं, तो उन दोस्तों के सामने आपकी जो लैंग्वेज वो प्रिटेंस वाली लैंग्वेज नहीं होती. आप खुल के ऐसी भाषा में बात करते हैं जो और किसी के सामने आप नहीं कर सकते, है ना? तो फ्रॉम रोजी नोन वी गो रोजी असम्पशंस वी गो टू रोजी नोन. अभी इसके बाद वाली स्टेज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसको मैं कहता हूं तीसरी स्टेज को दी बिटर डिस्कवरी. ये हमारी रिलेशनशिप का तीसरा पड़ाव है, दी बिटर डिस्कवरी. आप किसी भी रिश्तेदारी के जब नजदीक जाते हैं, रोजी नोन वाला फेज जब खत्म होने लगता है, तो धीरे धीरे यू स्टार्ट डूइंग द बिटर डिस्कवरीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू एग्री टू द थर्ड टर्म, द बिटर डिस्कवरी? यस, एग्री. तब पता पड़ता है, ओ माय गॉड, तुम इतनी चिल्ला चोट भी मचाते हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. और यार तुम थोड़ा सिगरेट ज्यादा नहीं पीते हो. एंड ट्रस्ट मी यार, ये क्या तरीका है, कैसा अपना कमरा रखते हो. आपका बॉस अचानक बोलता है एक बार आपसे पूछ के कि एक्सक्यूज मी भैया, हेलो, अबे तुमने अपना ICWS सही में पास किया कि नहीं किया, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता. वो आदमी ये भूल जाता है कि इंटरव्यू में इसी ने सिलेक्ट किया है आपको. लेकिन सडनली जब आप ये रोजी नोन वाले दौर से गुजरते हो, बाहर आते हो, तब आपको किसी आदमी की बिटर डिस्कवरीज होना शुरू होती है. बिकॉज देन यू स्टार्ट टू नो, वो फॉर्मेलिटी जो होती है, वो जो प्रिटेंस वाला पीरियड होता है, वो प्रिटेंस वाला पीरियड खत्म होने लगता है. एंड यू स्टार्ट टू नो द रियल पर्सन बिहाइंड द प्रोफेशनल or the real person, because you cannot just carry on that pretense for lifetime. और कई बार आखिरी में एक लास्ट जो स्टेज आती है इस पे, जिसको मैं कहता हूं कि भैया द डेविलिश अज्यूम्ड. मैंने आखिरी स्टेज को डेविलिश अज्यूम्ड इसलिए कहा है क्योंकि बिटर डिस्कवरी के बाद हो सकता है वो बंदा उतना खराब नहीं हो, लेकिन हम उसके बारे में कई सारी डेविलिश चीजें फिर अज्यूम करने लगते हैं. कई बार किसी कंपनी के बारे में जब हमारा ओपिनियन थोड़ा सा बुरा होने लगता है, किसी बंदे के बारे में हमारा थोड़ा सा ओपिनियन बायस्ड होने लगता है, तो उसके बाद हम इनिशियल बायसेस के बेसिस पे एक्चुअल गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं करते. यार क्या ये जितना शेड मुझे दिख रहा है इसकी नेगेटिविटी का, ये इतना ही है या और डार्क है. लेकिन लाइटर शेड्स के बेसिस पे डार्कनेस हम अपनी अज्यूम कर लेते हैं. ओ माय गॉड, दैट ही इज अ ब्लडी डेविल, और दिस इज नॉट अ प्लेस, दिस इज नॉट द कंपनी टू वर्क फॉर, दिस इज हाउ इट I don't think he's a man who cares for people around. So this is an opinion. We move from rosy assumptions to rosy known, from rosy known to a bitter discovery, and finally the stage which rarely happens
or which happens in some relationships, that we go to the devilish assumptions. Now understand, there is a statement that I want to make, and I think I'll not be able to make any more profound statement whenever we talk about relationships than this one that I'm making. मैं रिश्तेदारी के बारे में जब भी बात करूंगा तो मुझे लगता है इससे गहरी बात कभी नहीं कर पाऊंगा. ये मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है, जहां मैं कहता हूं कि कमिंग टुगेदर इज अ चांस. साहब, आप किसी से जिंदगी की राह पे मिल गए, ये इत्तेफाक हो सकता है. कमिंग टुगेदर इज अ चांस, बट गेटिंग टुगेदर इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ चॉइस. ज्योतिका, अग्री? कंप्लीटली अग्री. जिंदगी ने आपको किसी से मिलवा दिया, ये चांस था, लेकिन आप उससे दोबारा फिर मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये चॉइस है. दिस इज नॉट अ चांस. कंटिन्यू करना है कि नहीं, वो चॉइस हो जाता है. हाँ, आपने किसी से आप किसी से मिले, ये चांस था, अब आप उससे फिर मिलना चाहते हो, ये चॉइस है. लेकिन जब 2-3 बार मिलने के बाद आप ये तय करते हो कि यार आप इसके साथ मिलते रहना चाहते हो, which is staying together. Coming together is a chance, getting together is a choice, and staying together is an effort. साहब, किसी के साथ रहना ये एफर्ट है. तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप इन तीनों चीजों के साथ इत्तेफाक रखते हो? दैट गेटिंग टुगेदर इज अ चॉइस एंड स्टेइंग टुगेदर इज एन एफर्ट. ट्रू. ट्रू. सही बात है सर. व्हाई इट इज एन एफर्ट? बिकॉज तुम सब जान गए हो ना, अभी प्लस माइनस सब कुछ पता है. अब वो माइनस के साथ तुमको कैरी करना है, एडजस्ट करना है, तो वो सब करने की मतलब जो पसंद नहीं है उसके उस चीजों के साथ एडजस्ट होना है, तो तुमको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे. बिकॉज तुम्हें अपने मन से ऑपोजिट जाके वो चीज एक्सेप्ट करनी है या तो चेंज करना है कुछ, तो इट इज एन एफर्ट्स. देखिए, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? देखिए, पसंद नापसंद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. रिलेशनशिप्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, अगर मैं आपसे कहूं, the biggest killer of relationships is nothing else but expectations. Would you agree? Completely. Yes. Completely. शुरुआत वहीं से होती है. ट्रू, वहीं से. नहीं, देखिए, मेरे एक और मित्र हैं कुशल अग्रवाल साहब, उनके चेहरे पे भी एक एक्सपेक्टेशंस के नाम पे इतनी मनमोहक मुस्कुराहट आई थी. कुशल भाई, बहुत लाजवाब, $1 million स्माइल आपने दी. इसलिए मैं अपने सारे दोस्तों को कह रहा हूँ कि यार वीडियोस ऑन रखिए. आइए एक बड़ी खूबसूरत एहसास को जिसे मैंने जिया है, आप में से कुछ किस्मत वाले लोग होंगे तो उन्होंने भी इस एहसास को जिया होगा, इसके बारे में बात करते हैं. इंदौर का एक बड़ा फेमस कोचिंग क्लास हुआ करता था जहां पे मम्मी पापा अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए भेजते थे. अगर आप सब लोगों को योगेश अग्रवाल साहब दिख रहे होंगे तो मेरी अगली कथन आगे बढ़ते बढ़ते आप योगेश अग्रवाल साहब पे नजर रखिएगा, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. क्योंकि योगेश भाई भी मेरी तरह उस अभ्यंकर या खरे कोचिंग क्लासेस में कभी उन्होंने शिरकत की होगी. आप एक कोचिंग क्लास गए जहां पे आपको पता था कि आपको माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन अचानक एक दिन ऐसे हुआ कि उस कोचिंग क्लास में एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा दिखा जो आपको पहली बार दिखा. अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इतना दिलचस्प आपको वैसे भी नहीं लगता था, वो छोड़ के आप उस खूबसूरत चेहरे की तरफ देख रहे थे. और जिन जिन चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही होगी, मुझे पता पड़ते चले जाएगा कि ये खूबसूरत एहसास उन लोगों ने जिया है. जिन किसी व्यक्तियों को ये खूबसूरत एहसास, जिसे इश्क, प्यार या मोहब्बत कहते हैं, जीने का मौका नहीं मिला, नासिक में एक मेरे परिचित हैं, अच्छे पंडित हैं, उनका नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि जिंदगी में ये एहसास आप जिए. कभी कोई पूजा पाठ करा सकते हैं साहब लोग. अभी जब आप उस चेहरे की तरफ देख रहे थे, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन सडनली उस चेहरे की ओर आपकी अचानक निगाहें मिली, और बरबस देखिए साहब, बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी से निगाहें मिलाएं और आप एक खड़ूस टाइप का चेहरा बना के रखें. लेकिन जब आपकी निगाहें मिली और अचानक से आपको एक स्माइल मिली, क्या होने वाला है? रेखा भाभी को नमस्ते. योगेश भाई के पीछे भाभी जी भी आ गए हमारे. भंडारी साहब, अगर आपको किसी अजनबी चेहरे ने, जिसको तरफ आप देख रहे थे, उसने आपको अगर एक स्माइल दी, क्या होने वाला है आगे? सर, नेक्स्ट स्टेप होगी. सर, उम्मीदें बढ़ेंगी. बिल्कुल. अब आप ये उम्मीद लगाएंगे कि भैया अगर आपने मुझे आज स्माइल दी है तो मुझे कल भी स्माइल चाहिए. देखो, ऐसा कहीं वादा नहीं किया था किसी ने, एक बार स्माइल दी थी. लेकिन रिश्तेदारी की खूबसूरती ये होती है कि जब आपकी एक छोटी उम्मीद पूरी होती है, तत्काल प्रभाव से आप दूसरी उम्मीद लगा बैठते हो. राइट. अब मान के चलिए उस रिश्ते ने आपको उस नए चेहरे ने आपको दोबारा फिर स्माइल दी, तो 3-4 बार जब आपको लगातार ये स्माइल मिलती है, तो चौथी 5वीं बार आप सोचते हो कि यार अब आप स्माइल से काम नहीं चलेगा, अब मुझे आपसे बात करनी है. बिल्कुल सही है.
जब 3-4 बार आपकी बातें होने लगती हैं तो आप ये उम्मीद लगाते हो कि यार अब आप मुझे ना कॉफी के लिए ज्वाइन करोगे। लेकिन आप सोच के देखिएगा, जब ये रिश्तों का सफर अगर आगे बढ़ा और कभी वो चेहरा जो आपको एक अनजान सा चेहरा था वो आपकी जिंदगी में आ गया, from a known from a unknown assumption to a known rosy thing, अब इसके बाद जो होने वाला है, तब जिंदगी में कई सारी चीजें इसलिए भी बदलती हैं क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान नहीं बदलते। लेकिन हम लोग, कई सारे लोग जो रिश्तों में, जिनके हिसाब से रिश्तों की डेफिनेशन बिटर है या जिनके हिसाब से रिश्तों की डेफिनेशन बिट्रेयल है या डिस्ट्रस्ट है, वहां पे हमको एक बात माननी पड़ेगी, दैट पीपल डोंट चेंज, इट इज द टाइम दैट चेंजेस। साहब, जो व्यक्ति आपको स्कूल या कॉलेज के जमाने में 4 किलोमीटर दूर घर से उठा के इसलिए बाइक पे ले जा सकता था कि आपको एक ब्यूटी पार्लर जाना है, बॉस, ही वाज अ स्टूडेंट enjoying his father's money, the petrol in his vehicle was filled by his father. Now the moment he has become your husband, he has a different responsibility. Now if he changes, I have seen there are some people who are not willing to accept this change, that the boy that who was chasing you during your college days is the same boy, trust me, he loves you equally, but expecting him to again pick you up from a beauty parlor and drop you to your friend's place may not happen every time. True. But the moment if something of that sort happens, your expectations are not matched. सर, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें, एक बंदा आया है जो बंदा आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, साहब आपका बड़ा काबिल जूनियर है, या मान के चलिए आप बड़े मेहनती आदमी हैं और आपका एक सीनियर है जो आपसे बहुत अफेक्शनेटली बातें करता है। कभी कभी उसने आपको ऑफिस में कहा कि यार आज एक काम करो, मुझे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, 2 घंटे रुक जाओ। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा रुक गए, लेकिन ये 2 घंटे रुकने की जो परंपरा है, ये जिस दिन परंपरा प्रथा बनते चली जाएगी और एक दिन वो आपको उस दिन रुकने के लिए बोलेगा जिस दिन शायद आपकी वेडिंग एनिवर्सरी होगी या मम्मी पापा को लेके आपको कहीं जाना होगा, और तब जब आप उसको रुकने के लिए मना करोगे, कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होने वाले हैं साहब। और मुझे पता है मजेदार बात क्या लगती है, देखिए किसी भी रिश्ते में हम एक्सपेक्टेशंस तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि हमारे एक्सपेक्टेशंस टूट ना जाए। डू यू एग्री? Right. In any relationship we go on raising assumption। भैया यार assumption को कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, पवन भाई, रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा? we'll have to curb the assumption somewhere। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम लोग इन रिश्तेदारियों में assumptions रोकना ही नहीं चाहते। सौरभ भाई, क्या लगता है आपको, assumptions क्यों नहीं रोकना चाहते, expectations क्यों नहीं रोकना चाहते हम? Human nature. दिल मांगे मोर। हाँ, दिल मांगे मोर। हाँ योगेश भाई, देखो मजेदार बात पता है, हमको ये नहीं पता होता कि यार दिल मांगे मोर, लेकिन सर बैंक में से पैसे तो उतने निकलेंगे जितने डिपॉजिट किए गए हैं। बात आपकी भी ठीक है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। अभी देखिए साहब, यहाँ पर मैं बहुत सारी दिलचस्प चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे लोग जो अगर मेरे हम उम्र हैं, यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं, लेकिन मेरे हम उम्र लोगों में मुझे आपको एक दिलचस्प चीज बतानी है। दोस्तों, मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहां पे मेरा बेटा अभी 22 या 23 साल का है। अगर आपका बेटा उतना बड़ा आज नहीं है तो कल होगा, और अगर आपका बेटा उस उम्र से बड़ा है तो मेरा यकीन मानेगा आप भी उम्र के इस दौर से आगे बढ़ के गुजर चुके हैं। सर, ये एक ऐसी दिलचस्प चीज है, आप सोच के देखिएगा। कई बार एक ऑलमोस्ट अराउंड 48-49 इयर्स की नाउ मेरी एज है, मैंने एक बहुत दिलचस्प चीज ऑब्जर्व की। आई एम अ डाई हार्ड बुलेट राइडर, आई एम एन एविड बुलेट राइडर। मैं इंदौर से बुलेट लेके रोहतांग तक जा चुका हूं, लेकिन लास्ट ईयर आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद अब जब भी मैं बुलेट लेके सड़क पे चलता हूं तो सड़क के जिस दरार के बीच से मेरी मोटरसाइकिल फिसली थी, उन दरारों को देखते से ही मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होने लगता हूं, और कहीं ना कहीं मेरे बुलेट चलाने के कॉन्फिडेंस पे उसका एक डेंट आया है उस एक्सीडेंट का। अब इस तरह के कुछ डेंट ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ साथ इंसान को कॉन्शियस करने लगते हैं, और बढ़ती उम्र के इस इंसान को अपने किसी जवान होते बच्चे की बड़ी जरूरत होती है। लेकिन सोच के देखिएगा, इस तरह का कोई हादसा हमारे साथ होता है क्या?
जब हमारे घर पे हमारा कोई बुजुर्ग या हमारा कोई पेरेंट हमको ये कहता है कि यार बेटा ये मोबाइल ऐप मुझे डाउनलोड करते नहीं आती, तुम मुझे जरा बता दोगे क्या, तो हमारे मुंह से बरबस निकलता है, अरे यार पापा ये क्या है, बहुत छोटी सी टुच्ची सी चीज है, बड़ा आराम से कर लोगे, प्लीज ट्राई तो करो। अभी इसके अगेंस्ट हमारे घर में एक 4 साल का बच्चा है जो आपका मोबाइल हाथ में लेके बोलता है कि पापा मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और आप उसको बोलते हो बेटा मैं करके देता हूं, और वो आपकी तरफ देख के गुस्से में बोलता है यार पापा मुझे आता है मैं कर लूंगा, और अपन उसको बोलते हैं बेटा तुम्हें नहीं आता। ये ना इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं जिसको हेल्प नहीं चाहिए, और हम जिसको हेल्प चाहिए हम उसको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कम ऑन गिव मी अ ब्रेक, तुम ये करना क्यों नहीं चाहते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज एक और है, देखिए बच्चे यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखें तो शायद हमारे पापा हमारे पहले हीरो थे, और हमारा हीरो कभी कमजोर हो जाएगा ये फीलिंग ही नहीं आती, हम इस बात के साथ रिकंसाइल करना नहीं चाहते, हम इस बात के साथ रिकंसाइल करना नहीं चाहते। वाकई देखो यार, जब हम छोटे थे और हमें कोई भी ख्याल, कोई भी डर सताता था या कोई भी चिंता होती थी, तो हमारी माँ हमारी सबसे बड़ी गो टू रिसोर्स हुआ करती थी। यू अग्री? हमारी माँ हमारी सबसे बड़ी गो टू रिसोर्स होती थी। सही बात है। अभी मजेदार बात पता है क्या है पार्टनर्स, मेरी मदर शी इज लॉकडाउन इन मुंबई विथ माय सिस्टर, मम्मी दीदी के यहाँ गई थी, दीदी के 25th एनिवर्सरी थी। अभी एवरी डे दैट शी वांट्स टू टॉक टू मी। कुछ दिनों पहले उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं यार 600 किलोमीटर दूर से उनकी तबीयत के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उनका ये कहना था कि बेटा मैं तुमसे बात कर लेती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं विश्वास से किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में चर्चा करता होता हूं तो हमारा 1.5 घंटा कैसे बीत जाता है समझ में नहीं आता, लेकिन जब माँ मुझसे फोन पे बात कर रही होती है तो कई बार मेरी बातों में सिर्फ इतना होता है कि हाँ ओके अच्छा ओ वाओ। मतलब हम इस बात के साथ रिकंसाइल नहीं कर पाते कि यार जब आप छोटे थे तब आपकी माँ ने आपकी बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है जो उनके लिए इररिलेवेंट थी। Now when she is 78 years of age and you find some of her things irrelevant, why don't you accept it? लेकिन न जाने क्यों हमारे पास कई बार इन चीजों के लिए वक्त नहीं होता, तब तक समझने के लिए वक्त नहीं होता जब तक हम खुद इस राह से नहीं गुजरते। Do you agree partners? True sir. Right. अभी ना मजेदार बात पता है क्या है जो मैं आपसे कह रहा था ना, देखिए रिलेशनशिप्स की इंटरेस्टिंग बातें यही हैं that we as the people getting into those relationships, ये रिलेशनशिप के चेंजेस ना इतने स्लो इतने सटल होते हैं कि हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हम बदल रहे हैं। Right. Sure. कोई उदाहरण अनुराग सर, कोई उदाहरण? We don't realize that we are changing, इस बात का उदाहरण। एक्चुअली हम चेंज हो रहे हैं वो रियलाइज होता ही नहीं है, सामने वाला चेंज हो रहा है वही रियलाइज होता है हमको। और इसका रीजन ये है क्योंकि हम कभी खुद को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हमेशा हमारी जो इंद्रियां है वो आउटवर्ड है। तो राहुल बेटा मैं इंट्रोस्पेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं बड़े बड़े चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा नेचर बदल गया है, नहीं यार, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ पार्टनर, एट 48 years of age when I put on a jeans and a t-shirt and I wear a sports shoe and when I go between people of my age I don't realize I am 48. Okay. कई बार इस बात का डर लगता है कि अगर किसी जगह जाऊंगा और दोस्त का कोई बेटे का कोई दोस्त वहां में मिल गया, वो दोस्त बेटे को फोन करके बोलेगा यार तेरे पापा लोग मटर गश्ती कर रहे हैं। मतलब देखो यार हम लोग ये मालूम है मुझे कि मैं 48 साल का हूं, लेकिन यार मेरे दोस्तों के बीच में आई डोंट बिहेव 48 यार, वी हैव द सेम फन। Okay. यार आप जब भी आप आईने में अपने आप को देखते हो तो आपको ये नहीं फीलिंग आती कि यार आपकी ना उम्र बढ़ती चली जा रही है, अब कुछ चीजें इस उम्र के हिसाब से होंगी। यू डोंट रियलाइज दिस। और जो आपके अंदर के चेंजेस हैं जो दूसरे को विजिबल है, जब वो आपको वैसे ट्रीट करता है तो आपको ऐसा लगता है हेलो ए व्हाट इज दिस। क्योंकि देखिए अगर कोई आप 20 साल का दिखे, अभी ना ये बड़ी दिलचस्प बात हुई है, हमारा MBA का बैच इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सब लोगों ने एक जूम मीटिंग करी। Okay. और 25-30 सालों बाद जो कई सारे लोग मिले जिन्होंने एक दूसरे को इतने सालों बाद देखा, वो अचानक एक दूसरे को कह रहे थे कि ओ माय गॉड, अरे तेरे तो सारे बाल उड़ गए, अरे तू कितना मोटा हो गया। बट यार जो बंदा खुद को रोज देख रहा है ना, उसके अंदर ये बड़ा जो चेंज आया, ही डज नॉट रियलाइज।
अब सोच के देखिए, अगर हम हमारे फिजिकल चेंजेस को ही रियलाइज नहीं करते जो विजिबल हैं, तो हम अपने इमोशनल चेंजेस को कहां से नोटिस करेंगे? अगर हम हमारे इमोशनल चेंजेस को नोटिस ही नहीं करेंगे, अभी मैं ये रिलेशनशिप का प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया, एक बहुत दिलचस्प बात हुई। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके यहाँ एक बच्ची थी जो किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे मिली। उसने कल बहुत दिलचस्प बात मुझसे की। उसका कहना था, सर कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं जिस बंदे के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मुझे लगता है ही डजंट लव मी। मैंने सर उसको 50 मैसेजेस भेज चुकी हूँ व्हाट्सएप पे, वो जवाब नहीं देता। मुझे पता नहीं था कि मैं अब इस बात को कैसे हैंडल करूं। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैंने उससे ये कहा कि भाई देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो प्यार करे वो एक्सप्रेसिव हो। अच्छा। तो हो सकता है अगर आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए हो जिंदगी में जो एक्सप्रेसिव हो, जो दिन में 14 बार कम से कम आपको ये बताए, ओ माय गॉड आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, तो यार शादी किसी और से कर लो, लेकिन ऐसा एक दोस्त बना लो जो 14 बार आपको मैसेजेस भेज दिया करेगा। राइट राइट राइट। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना, जो बंदा आपको दिन में 14 बार मैसेजेस भेज दे वो हस्बैंड मटेरियल हो, या उसके साथ अदरवाइज फील यू अदरवाइज आप हैप्पी फील करो उसके साथ। अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि यार हम जिस किसी एक रिलेशनशिप में हैं, हम एक ही रिलेशनशिप से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है पार्टनर्स। अगर मेरे जो पार्टनर है यहाँ पर पवन भाई, आप पवन भाई से रूबरू हो रहे होंगे, है ना? पवन भाई, मैं गलत हो सकता हूँ, और पर्टिकुलरली जो मूवी आई थी बीच में अभी छिछोरे, उसने इस पूरी विचारधारा को, अवधारणा को चैलेंज किया है। लेकिन मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि यार जो बंदे आईआईटी चले गए, यार आईआईटी चला गया, आईआईएम चला गया, अब वो बंदा साला इतना इंटेलेक्चुअल हो गया, पता नहीं गर्लफ्रेंड को भी 4 बार मुस्कुरा के आई लव यू बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा। ऐसा जरूरी बट सर, नहीं है ये कोई पोजीशन आती है, जैसा कि छिछोरे के अंदर एक टाइम पीरियड आया है कि उसको पुराना जो पास्ट जो रहता है, वो एक कहीं ना कहीं मौका जरूर आता है इंसान की जिंदगी में कि वो अपनी पूरी जो प्रीवियस जो है वो सारी कहीं ना कहीं वापस ताजा होती है। सुशील भाई देखो, पुरानी चीजों को वापस ताजा करना, यादों के गलियारे से गुजरना बुरी बात नहीं है, लेकिन यादों के गलियारे में रुकने की कोशिश करना ये मुश्किल इसलिए है। देखिए, हम में से कई सारे लोग जो आज कॉलेज चले जाते हैं ना रियूनियन के दिन, और एक दिन के लिए रियूनियन में जाके बड़ा जवान महसूस करते हैं। वो जवान सिर्फ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम एक दिन के लिए गए। अगर आपको इस उम्र में वापस कॉलेज भेज दिया जाए तो बिकॉज आप लोग एक्चुअली चेंज हो चुके हो, अब वो 20 साल की उम्र वाला टाइम नहीं है, तो शायद आप चौथे दिन बोर होने लगोगे। इट इज नॉट द प्लेस दैट मेक्स द डिफरेंस सर, इट इज द एज दैट मेक्स द डिफरेंस। सर एक चीज सर पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये भी मैटर करता है कि जब आप रोज अपना आईना देखते हो, आपकी जो फिजिकल चेंज होते हैं, कि आज आप जब यंग थे आप बहुत अच्छे स्मार्ट थे, बहुत अच्छे आप बिल्कुल वो लगते थे, लेकिन जैसे जैसे आपके चेहरे के ऊपर सारी चीजें चलती, तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कहीं ना कहीं आपका डाउन होता रहता है, और वो अपने आप को ये बताता रहता है कि आपको अपने समय के हिसाब से बदलना है। इट्स ट्रू पार्टनर्स। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार हम अगर दो चीजें ना इन रिलेशनशिप्स में, 2-3 चीजें अगर ध्यान रखें। सबसे पहले तो एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, वील हैव टू एक्सपेक्ट डिफरेंसेस। मैं एक्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट बोल रहा हूँ। किसी भी रिलेशनशिप में हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंसेस एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। यार आज नहीं है मेरे और आपके बीच में डिफरेंस, लेकिन कल आएंगे। वील हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। भाई अभी कुछ दिनों पहले की बात है, योगेश भाई ये बात जानते हैं, मैंने योगेश भाई से जिक्र भी किया था। मेरे बेटे की इंजीनियरिंग की एग्जाम की फाइनल एग्जाम हो गई और साहब इंजीनियर बन गए, और उनकी काफी सारी पार्टियां चल रही थी। तो एक दिन मैंने बेटे से ऐसे ही सवाल कर लिया कि अब तुम लोग इतनी सारी पार्टी मना रहे हो, किसी पार्टी में मम्मी पापा के लिए जगह नहीं है क्या? तो उसका जवाब आया कि पापा पार्टी मना रहे हैं, भंडारा नहीं। अभी जो मैंने आपसे कहा ना कि हमको चेंजेस एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा बेटा बिगड़ गया, यार मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मुझे मान लेना पड़ेगा कि वो बच्चा जो मेरी नजर में किसी जमाने में 10, 12, 13, 14 साल वाला था, जिसके गाल पकड़ में के मैं खींच लिया करता था, यार 23 साल की उम्र में इफ आई कंटिन्यूअसली ट्रीट हिम दैट वे, ही मे नॉट अप्रिशिएट इट। ही हैज डेवलप्ड हिज ओन स्पेस। और यार पार्टनर्स, हर रिश्ते की ना अपनी एक स्पेस तो होती है।
तो हमें डिफरेंसेस को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, हमें डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ यार जैसा ये रिश्ता था ये बदल गया और बदलेगा, वक्त के साथ हम सब बदलेंगे। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें, एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्ट भी करें, ये भी बहुत जरूरी है। पार्टनर्स, डिफरेंसेस आर टू बी रिस्पेक्टेड, नो? यस यस। बट कई बार पता है क्या होता है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम इंश्योरेंस वाले लोग हैं, और इंश्योरेंस में जब भी कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी प्रपोज करते हो तो उसमें प्रपोजल फॉर्म पे लिखा रहता है कि जो सारी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है ये सत्य है, असत्य या त्रुटिपूर्ण कथन किए जाने की दशा में ये अनुबंध निरस्त माना जाए। भाई साहब, रिश्तेदारी में ऐसे नहीं होता। जिस वक्त जिस लड़की के साथ आपकी शादी हुई थी वो लड़की 22 या 23 साल की कोई लड़की थी, उसकी जो कंडीशंस थी मेंटल, इमोशनल, हार्मोनल, अब अगर आप 55 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो वैसे ही बिहेव करे जैसे शादी के टाइम पे करती थी, तो मेरा यकीन मानिएगा यू आर इन फॉर अ मेजर ट्रबल। There's something called as the hormonal side of relationships as well. अभी there's a friend of mine who's a doctor. मैं इस डॉक्टर फ्रेंड से जब मिला और मैंने चूंकि बड़ा अच्छा दोस्त है तो मैंने इससे एक और दिलचस्प बात पूछी एक दिन। मैंने कहा सर, मी एंड माय वाइफ वी जेल्ड वेरी वेरी वेल। यार लास्ट 2-3 सालों में हम लोग ना बहुत ही स्टूपिड सी चीजों पे झगड़े करने लगे, मतलब डिफरेंस ओपिनियन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। उस बंदे का ये कहना था कि पार्टनर, जस्ट इमेजिन अ लेडी हु क्रॉसेस द एज ऑफ अराउंड 45, शी अंडरगोज सम मेजर हार्मोनल चेंजेस, and the moment her feminine hormone goes down, she starts to act like man. And this was told to me by a man who was a man himself. He was trying to tell me a lady who's otherwise very accommodative may behave like a man, and that is going to disturb you and your male ego. उन्होंने एक और बात कही कि बंदे के अंदर का जो ये मैस्कुलिन हार्मोन है ये 55 साल की उम्र के बाद डाई डाउन होता है, इसलिए शायद कहीं हमारे जो पूर्वज थे वो बंदे और बंदी के बीच में शादी के टाइम पे 5, 7, 8 साल का डिफरेंस रखते थे। और जब उसने मुझसे पूछा कि भैया तुम्हारा एज डिफरेंस कितना है, तो मैंने कहा साहब ये हमारा और मेरी वाइफ का तो एज डिफरेंस -2 है। उसका जवाब आया कि तुम्हारी मिजरी 2.5 साल बढ़ने वाली है भाई। So what am I trying to tell you partners? Just understand. See, पहली बात तो ये, किसी भी रिलेशनशिप में जो रोजी अजम्पशंस हम लोग लेते हैं, यार वो रोजी अजम्पशंस किसी ने हमें कहा नहीं था कि लो, हम लेते हैं। यूएस ने आपको नहीं बोला था कि कम ऑन यार, आई एम अ ब्यूटीफुल कंट्री। नो, यस, सीनिकली इट इज ब्यूटीफुल, but the kind of culture that we Indians are born and brought up in, probably that culture is something that we carry along with us to US. And when we go to US, in the scenic beauty of US, what we expect is Indian culture. Disheartening, no? Yes. Now just imagine, partners, एक एक करके कुछ कुछ रिश्तों के बारे में बात करते हैं। तो मुझे आप लोगों से जानना है, आप कौन से रिश्ते के बारे में पहले बात करना चाहते हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स? पर्सनल। पर्सनल। हाँ देखिए, जो यंगस्टर्स हैं वो पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा बात करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से मेरी उम्र के लोग हैं अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। चलो पर्सनल एक्चुअली पर्सनल होता है तो प्रोफेशनल कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, मेन पर्सनल है। सही बात है, आई एग्री। ओके, आई टू एग्री। पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में क्या है, मुझे क्या लगता है, आप मुझे बताइए, व्हाट आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी फेस? What are certain common problems that we face in personal relationships? Expectation. उनके बारे में तो हम बात कर चुके हैं ना, एक्सपेक्टेशंस हैं, रहेंगे, राइट? या एक मिनट, रश्मि भाभी आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट, मैं आपका सवाल ना आपको कॉल करके ले लेता हूं। Partners, Rashmi Bhabhi is not audible. Let me call her. मैं उनका सवाल ले लेता हूँ and I'll spell her question to you.
हो तो आप मुझे बताओ, तब तक मैं रश्मि भाभी से बात कर रहा हूँ। बॉस, रिलेशन में मुझे लग रहा है दो शब्द है, एक है अंडरस्टैंडिंग और दूसरी है कंपैटिबिलिटी। या जी भाभी, आप क्या पूछना चाहते थे? अनम्यूटेड। So you are not still audible on this. You are audible on phone. We'll connect on phone. No worries. Okay. विश्वास, आपने वही बात कही जो रश्मि भाभी कह रहे थे, कंपैटिबिलिटी की। यस सर। अच्छा देखिए, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे आपसे जाननी है। कंपैटिबिलिटी पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको ऐसा लगता है कि हम लोग, हमारी जो कंपैटिबिलिटी स्कोर है वो हमेशा 50-50 रहता है या कुछ अलग रहता है? नहीं सर, 50-50 मैं नहीं मानता, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। मे बी 70-30 और 80-20। भाई देखो, मैं तो आपको एक एग्जांपल देके चलता हूं, है ना। हम सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम हमारे पापा मम्मी की तरफ देखें तो शायद जब हम लोग छोटे थे तब हमारा का जो कंपैटिबिलिटी स्कोर होता था, उसमें कंपैटिबिलिटी के लिए मेहनत मम्मी 80% करती थी, पापा 20% करते थे। अग्री। शुरू में अग्री। और अगर अभी आपके पापा मम्मी की उम्र है वो जो है मेरे पापा मम्मी की, तो अभी 80% कंपैटिबिलिटी की मेहनत पापा करते हैं। अग्री। तो पार्टनर्स देखिए, ये रोल रिवर्सल वाली बात तो है ही है। तो कंपैटिबिलिटी वाला जो इशू है, मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना कहीं एक बात माननी पड़ेगी, या एक बात ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और एक्सपेक्ट भी करनी पड़ेगी। जैसा मैं आपसे कह रहा था दैट यू नो there's a beautiful story that I heard from someone who said कि रिश्ते ना तीर कमान की तरह होने चाहिए। कमान में एक बड़ा मजबूत सा पोर्शन होता है जो या तो आपका बांस का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, और पीछे एक उतनी मजबूत नहीं लेकिन एक डोरी होती है। जब डोरी खिंचती है ना तो कमान झुकती है। अगर डोरी खिंचेगी और कमान नहीं झुकेगी तो टूट जाएगी। और जो टेंशन, जितना ज्यादा आप डोरी को खींचोगे उतनी ज्यादा कमान झुकेगी। और जितना ज्यादा आप कमान को सीधा कर दोगे, डोरी भी सीधी होगी। तो बॉस, ये कंपैटिबिलिटी वाला जो कार्यक्रम है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, व्हाई डू वी डोंट गेट कंपैटिबल। यहां पर ना विश्वास, एक तीसरा एंगल ये आता है, डू यू रियली वैल्यू द रिलेशनशिप? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। विश्वास, तुम्हें पता है इंडियन रोड्स पे ट्रैफिक में विच इज द राइट साइड टू ट्रेवल? लेफ्ट साइड, है ना। तो ये पहला पैराडॉक्स तो हिंदुस्तान में ये है दैट द लेफ्ट साइड इज द राइट साइड। सो इफ यू आर वॉकिंग ऑन इंडियन रोड्स, आपको कहा जाता है कीप लेफ्ट। यस। अब आप अपनी मोटरसाइकिल पे बड़े आराम से जा रहे हो, एकदम यू आर ऑन द राइट साइड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सडनली देखा कि सामने से एक बड़ा सा ऑयल टैंकर धड़धड़ाता हुआ आ रहा है। क्या करोगे? वो रॉन्ग साइड आ रहा है, साइड पे हो जाऊंगा और खड़ा हो जाऊंगा। अरे लेकिन तुम तो राइट साइड जा रहे हो, तुम क्यों रुके? ज्योतिका, वो गलत जा रहा है ना। हाँ तो उसको रोकना चाहिए था। गलती उसकी है सर। गलती किस, बट नुकसान तो दोनों का होगा ना। चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे, चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कट्टा तो खरबूजे को ही है। करेक्ट। तो यहाँ पे ना, जब आप रोड पे आप राइट साइड पे हो और वाटर टैंकर वाला रॉन्ग साइड पे आ रहा है, तो वहां पे सवाल ये नहीं है हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, सवाल ये है हु इज लाइफ। तो जब आप खुद को ये कहते हो कि भैया द क्वेश्चन इज नॉट हु इज राइट हु इज रॉन्ग, हु इज लाइफ। सो द मोमेंट यू थिंक हु इज लाइफ, तुम सरक जाते हो और रॉन्ग साइड वाले को भी साइड दे देते हो। अब सवाल ये आता है कि यार एक के पीछे एक अगर 16 टैंकर आ रहे हो, तो आप 14 टैंकर के बाद 15वें से दबने का तय कर लोगे क्या कि नहीं यार, आई एम नॉट रेडी टू गिव माई साइड नाउ, अब तो मैं भले कुचला जाऊंगा लेकिन मैं नहीं हटूंगा। भाई साहब, 160 टैंकर भी आएंगे ना तो भी आप हटोगे, बिकॉज दिल में बार बार सवाल वही आएगा, राहुल हुज लाइफ। नहीं, सही बात है ना। जब हम हुज लाइफ पे हटने के लिए तैयार हैं, अभी इंपॉर्टेंट ये है, जब रिलेशनशिप में ये हटने की बात आती है, तब हम ये नहीं सोचते हुज रिलेशन। सही है। तब दिल में ख्याल आता है हर बार मैं ही बदलूं। भाई साहब, अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो बदल जाओ ना यार, क्या दिक्कत है? अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो। और देखो, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते यार, हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं ना,
वो यार कुछ भी बेवकूफों भरी जिद करते हैं और हम सब करते हैं उसके लिए। सही बात है। बिल्कुल, रात को अगर 2 बजे बच्चे ने आपको उठ के कहा कि पापा ड्राइव के लिए जाना है तो जाना है यार। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा होने के बाद आपसे इस तरह की कोई बातें करता है तो अब आप उससे समझदारी की उम्मीद लगाते हुए ये कहते हो यार डोंट टॉक नॉनसेंस। You know, Right. अगर you are in a relationship with a girl and that girl asks you for an ice cream in the pre-marriage stage, courtship stage, तुम अपने घर पे हो, वो अपने घर पे है, उसको यार 2 आइसक्रीम के कोन पहुंचाने में जो थ्रिल आपको मिलेगी, now you have got married to her and if she tells you at 1:30 in the night that you know I want an ice cream, you give her a look and say excuse me, grow up, now we are not that teenage. No bullshit yaar, you always loved her, you raised her expectations, what is the harm? Make her feel special, don't give that gyan. लॉकडाउन है जी सर। मैंने कहा भी लॉकडाउन है। अरे सर मुझे एक बात बताइए, ये लॉकडाउन तो ऑफिशियल है सर, जिंदगी में कितने लॉकडाउन को तोड़ा भी तो है अपन लोगों ने। We broken a lot of lockdown सर, है ना? ट्रू सर वो तो लोग कहते हैं ना कि चाहे दीवारों में चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। ये उस जमाने में अच्छा लगता है, पता है कई बार हमको भी ये फीलिंग आती है कि यार नाउ आई एम आउट ऑफ दैट एज। नहीं सर, आई थिंक देखिए मेरे हिसाब से compatibility is a very very important question, but the question is are you willing to be compatible? सर हम लोग वेस्टर्न कल्चर में compatible नहीं होते, लेकिन हमारा बंदा जब यूरोप चले जाता है ना सर, दूसरे दिन से compatible हो जाता है, सड़क पे नहीं थूकता गुटका। He wants to be compatible. सर इंपॉर्टेंट ये क्या रिश्तों में हम रिश्तों को वो महत्व दे रहे हैं कि मैं किसी के लिए एडजस्ट होना चाहता हूं। और सर मुझे एक और चीज भी लगती है ना, सर ये होड़ है, पता है ये होड़ है। अगर मैं तो कई सारे लोगों को, अभी हम लोग कुछ प्री वेडिंग काउंसलिंग्स करते हैं, मैं यंग ब्राइड्स को जिनकी नई नई शादी हुई होती है, मुझे उनको मैं उनको बताता हूँ कि भाई देखो हिंदुस्तानी बुजुर्गों की बड़ी बड़ी खूबसूरत ये अदा है यार, तुम उनको ना 4 बार उनके मन का कर दो, बचे हुए 96 बार तो उन्होंने तुम्हारे मन का करना है। ये तो टेस्ट चल रही है कि झुकती है कि नहीं। सही बात है, तो सही बात है। अगर आप इनिशियली जाके आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी तो आपके सारे सस्पेंड अकाउंट चलने वाले हैं, चलने दो। So the question is, are you willing to give up first? Because you know, the moment you give up, understand, एक स्टीफन कवी साहब ने बहुत ही दिलचस्प एक कॉन्सेप्ट दिया है। उनका ये कॉन्सेप्ट कहता है there is something called as emotional bank account। यार आप किसी आदमी के इमोशनल बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट डालोगे, अगर आपने किसी की बात मान ली, किसी की बात रख ली, किसी को दिया हुआ वादा पूरा कर लिया, किसी की केयर कर ली, तो आप उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते चले जा रहे हो। भाई साहब जब क्रेडिट करोगे तभी तो विड्रॉल अलाउड होगा। और यार आप 2 4 5 बार क्रेडिट कर लो, देखो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं पर्टिकुलरली, छोटी सी एंट्री इनके लिए बड़ा क्रेडिट कर देती है। तब नई बहू जो आमतौर पे जिससे उम्मीद नहीं थी उसने पैर छू लिए, कसम से यार दे आर सोल्ड। हालांकि तकलीफ पता ही रहती है, कई सारे यंगस्टर्स बोलते हैं सर इज्जत का मतलब क्या पैर छूने से ही है? भाई नहीं है। इट इज लाइक आस्किंग अ क्वेश्चन, इफ आई गो टू जर्मन इज इट कंपल्सरी दैट आई स्पीक जर्मन? ना पाजी, तुसी आप पंजाबी बोलो, समझ नहीं आना उसको। जब हम जर्मनी जाके जर्मन सीखने की कोशिश करते हैं, यार अपने घर में जो बुजुर्ग है उसकी भाषा क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते? यार बुजुर्ग वो भाषा नहीं बोल रहा जो हम बोल रहे हैं। देखिए मजेदार बात एक और है ना, वी ऑल जेंट्स एंड वी लेडीज वी थिंक डिफरेंटली यार। और अभी तो इतना सारा लिटरेचर अवेलेबल है इस बात पे पढ़ने के लिए कि बंदे कैसे सोचते हैं और बंदियां कैसे सोचती हैं। और मजेदार बात यह है कि कभी भी बंदा बंदी नहीं हो सकता भाई साहब इस जन्म में। आई मीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल, लेकिन 10 में से 9 बार ऐसे नहीं होता। और कोई बंदी बंदा नहीं हो सकती। So unless you try to read about some other people, if you try to understand about यार वो बंदा आ कहां से रहा है। देखिए एक बड़ी कॉमन सी बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसा कोई जानवर आप मुझे बता सकते हो जो हम पाल सकते हैं, you know any pet animal which is very very faithful, what will be your answer? ऐसा कोई जानवर जिसको हम पाल सकते हैं और बड़ा वफादार होता है? डॉग रहता है सबसे पहले। डॉग ना ज्योतिका? यस, सबसे पहले वही आएगा। ऐसा कोई जानवर जिसको हम पाल सकते हैं लेकिन वो बहुत तेज होता है, वेरी फास्ट? कैट? नहीं।
सर कारों के इंजन की कैपेसिटी को आप किस पावर से नापते हो? हॉर्स। तो हॉर्स पावर, राइट? हॉर्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। यार ऐसा कोई जानवर जो हम पाल सकते हैं लेकिन बहुत डम्ब होता है? गधा पालते नहीं है यार हम लोग, लेकिन पाल तो सकते हैं, पालतू जानवर। रैबिट डम्ब नहीं होता, अच्छा है ना? अभी जो बात पता है क्या है यार, आप और हमको ना ये पता है कि बिल्ली जो होती है वो कनिंग होती है, बिल्ली अफेक्शनेट नहीं होती, तो हम बिल्ली से अफेक्शन की उम्मीद ही नहीं रखते। कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आता कि मैंने बिल्ली पाली है लेकिन बिल्ली मेरे से कुत्ते वाली वफादारी निभाए। और सुनो, मैंने पाला तो गधा है लेकिन साला घोड़े सरी का स्विफ्ट हो जाए। डोंट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि हमको पता है कि ये जानवरों की इन्नेट जन्मजात क्वालिटीज हैं, वो उनका गिफ्टेड नेचर है। यार हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि जैसे जानवरों का जन्मजात नेचर होता है वैसे इंसानों के अंदर भी एक एक जानवर छुपा है। यार हो सकता है आपने जिस इंसान से रिश्ता बनाया हुआ है, जो आपका रिश्तेदार है, यार वो बाय नेचर कैट है, उससे आप वफादारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या हो सकता है जिस आदमी के साथ आपका रिश्ता है यार वो गधा है बेचारा, मतलब डम्ब है यार, नहीं है अकल, बट ही लव्स यू, क्या करोगे? एक्सेप्ट इट ना। यार ये मेरा बेटा हो सकता है, ये मेरा भाई हो सकता है, ये मेरा एम्प्लॉय हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है यार, बट मैं उसे रिस्पेक्ट तो करूं वैसे के वैसे। जैसे आप कुत्ते से घोड़े वाली तेजी एक्सपेक्ट नहीं करते, बिल्ली से गधे वाली मेहनत एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हम इंसानों से सबसे सब एक्सपेक्ट करते हैं। सुनो, मैंने तुम्हें पसंद तो इसलिए किया था कि तुम घोड़े थे, मैं तुम्हें पाला हुआ है पिछले 15 साल से घोड़े की तरह, लेकिन अब मुझे जरूरत है एक वफादार कुत्ते की है, तो तुम वफा भी तुम ही दो। अनफेयर ना? हाँ। अब मजेदार बात यह है कि देखिए ये सही है, रिलेशनशिप में एक सोशल एंगल भी होता है। आप जानवर खूब सारे पाल सकते हैं, रिश्ते खूब सारे नहीं पाल सकते कि भैया एक मेहनत करने के लिए ये रिश्ता, वफादारी के लिए ये रिश्ता, दोस्ती के लिए ये रिश्ता, ये नहीं। तो हमें ना यार पार्टनर्स कॉम्पेटिबिलिटी का जहां तक सवाल है, देखो यार हमको ये बात माननी पड़ेगी कि there is something which is good with us, there is something which is not that good with us, and trust me, two imperfect people when they are genuinely interested in gelling well can create a perfect relationship. यार दो imperfect लोग जब genuinely perfectly connect करना चाहते हैं एक दूसरे से, दिल से connect करना चाहते हैं एक दूसरे के, तब वो एक perfect relationship connect create कर सकते हैं। बशर्ते आप ये सोच के इस relationship में आगे बढ़िए, do you want to have that compatibility? Yeah, Jyotika, you're saying something. Jyotika, we are missing your video. Please go on. सर आपने बोला वैसे दो इनपरफेक्ट रिलेशन, मतलब पर्सन, ठीक है, बट एक परफेक्ट और एक इनपरफेक्ट हो तो अच्छा, एक बहुत ही परफेक्ट है और एक एकदम इनपरफेक्ट है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, रिश्तेदारी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं परसेप्शन। तो परफेक्शन जो है ये परसेप्शन है। अगर मान के चलो मैं ये कहता हूं कि यार बहन हो तो ज्योतिका जैसी, मेरी बहन तो परफेक्ट है ना? अगर मैं कहूंगा कि मेरी बहन तो परफेक्ट है तो मुझे देशपांडे साहब से पूछना पड़ेगा कि मेरा ख्याल कितना दुरुस्त है। बोलेगा एकदम ऑपोजिट है ना? और मेरा शायद इस बात पे उनसे झगड़ा भी फिर हो सकता है, क्योंकि यार मेरी बहन में मुझे इम्परफेक्शन नजर ही नहीं आता। तो क्या आपके सवाल का जवाब मिला? देखो बेटा, अगर मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूं तो एक साहब है वो ये कहते हैं कि प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी शख्स को महबूब बना देता है, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वो तो वक्त है जो इंसान को आईना दिखा देता है। अरे जबरदस्त, सही बात है ना? तो हमें अपनी भेजिएगा ये भेजिएगा। अरे ये तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगला प्रोग्राम अपन एक आध बार शेरो शायरी पे रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी परफेक्शन इज अ मिथ। somebody who's perfect, who appears perfect at a particular point in time may not be perfect, क्योंकि जब आपका जो रिलेशनशिप का पहला दौर रहता है ना रोजी अजम्पशन वाला, तो रोजी अजम्पशन में तो सबसे खूबसूरत वही शख्स होता है जिसके प्यार में आप पड़े होते हो। मेरा एक दोस्त है ज्योतिका जो लॉयर है,
उसने मुझे कहा था कि अंबर अगर नर्क देखना हो तो मेरे साथ चलो। तो मैंने उससे पूछा भैया क्यों दिखाना चाहते हो नर्क? तो उसका कहना है इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि तुम लोग है ना हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रहो। तो मैंने कहा चलो। तो ही टुक मी टू द फैमिली कोर्ट, और मैंने फैमिली कोर्ट में देखा कि जो बंदा बंदी कभी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते रहे होंगे वो एक दूसरे पे कैसे कैसे आरोप लगा रहे थे। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, we are in a very better stage. मैं अपनी बीवी के लिए कुत्ता तो कुर्बान कर ही सकता हूँ। So what am I trying to tell you is understand perfection is a myth. और अगर ये परफेक्शन ज्योति का किसी में आ रहा है ना कि भाई मैं परफेक्ट हूं और कोई दूसरा इम्परफेक्ट है, तो कंपैटिबिलिटी होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ऐसा कहते हैं किसी भी रिलेशनशिप के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है डिपेंडेंस, दूसरा लेवल होता है इंडिपेंडेंस, और तीसरा लेवल होता है इंटरडिपेंडेंस। तो अगर किसी आदमी को लग रहा है कि यार मैं तो इंडिपेंडेंट हूं लेकिन सामने वाला मुझ पे डिपेंडेंट है, तो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना, आप उसको हमेशा, जैसे अंग्रेजों ने अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी, तो अगर हमें रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि यार ये आदमी मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं उसको कॉलोनाइज करने की कोशिश करूंगा, मैं उसको अपना उपनिवेश मानने की कोशिश करूंगा, अपनी एसेट मानने की कोशिश करूंगा। इसीलिए जब आपका बच्चा कमा नहीं रहा होता है ना, तब तक आप उसको बोल सकते हो कि सुनो बेटा बाप कौन है। लेकिन जिस दिन बच्चा कमाने लगेगा उस दिन आपको बच्चे को ये डायलॉग इमोशनल एंगल पे तो दे पाओगे। दूसरी बार वो बोलेगा ठीक है ना पापा, पैसे कहाँ मांग रहा हूं आपसे, माई अर्न मनी, लेट मी स्पेंड इट माई वे। आर यू विद मी? Yes. True, sir. So I think perceptions make a lot of difference, partners. If we have a perception, और देखिए मजेदार बात पता है क्या है यार, ह्यूमन माइंड की एक और बड़ी विचित्र बात है, जैसा परसेप्शन हम देखना चाहते हैं ना, वो हमें रियलिटी वैसी ही दिखाता है। अगर हमने एक ओपिनियन बना लिया है कि यार ये आदमी ऐसा है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको बिटर डिस्कवरी के बाद अगर आपको किसी इंसान में थोड़ी सी बुराइयां नजर आने लगती है ना, उसके बाद आपको उस इंसान में बहुत सारी बुराइयां नजर आने लगती हैं। क्योंकि आपने चश्मा कौन सा लगा रखा है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपका चश्मा काला है तो दुनिया काली नजर आएगी, हरा है तो हरी नजर आएगी। और रिश्तेदारियों में तो ये बहुत ही ज्यादा मुमकिन है, बहुत ज्यादा। इसलिए माइंडसेट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप हैप्पी हो तो आपको सारी रिलेशनशिप्स हैप्पी नजर आएंगी, और अगर आप अनहैप्पी हो, और जो अपन लोग एक बात कर रहे थे ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का कनेक्ट, अभी देखिएगा मैंने अक्सर देखा है अगर कोई आदमी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, सुशील भाई शायद ये आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं मैं जो आपने शुरू में कहा था, जब कोई आदमी अपनी जिंदगी में प्रोफेशनली या फाइनेंशियली मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है ना, इसी दौरान उसके सारे रिश्ते वल्नरेबल होते हैं, सारे रिश्ते कमजोर होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो उसकी मनस्थिति उसको हर चीज को नेगेटिवली देखने के लिए मजबूर करती है। उतनी नेगेटिव होती नहीं हर चीज। यार अगर आप ऑफिस से फाउल मूड लेके आए हो, बीवी ने आपसे पूछा कि सुनो चाय बना दूं, तो आपके दिमाग में एकदम आता है अच्छा अब चाय भी मेरे घर में पूछ के मिलेगी मुझे। अरे भाई बड़ा बेसिक सवाल था यार, हाँ ही बोल देते। लेकिन बिकॉज आपका मूड फाउल था, आपने फाउल मूड को उसके मूड को भी फाउल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन देखो यार यहाँ पे ना हमको एक बात माननी पड़ेगी कि जो वो एकोमोडेशन की जो अपन बात कर रहे थे, जो कभी भी 50-50 नहीं हो सकता यार, कभी ये आगे कभी ये आगे, ये चीज वी हैव टू रियलाइज। और वो रियलाइजेशन तभी होगा जब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे दैट यार एवरीबॉडी इज चेंजिंग, पीपल आर आल्सो चेंजिंग। हम नहीं बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, एज बदल रही है, एक्सपेक्टेशंस बदल रहे हैं, रिक्वायरमेंट बदल रही है, ईच वन ऑफ अस हैज इमोशनल रिक्वायरमेंट्स। तो यार अगर हम अपने पार्टनर की या हम अपने रिलेशनशिप की इमोशनल रिक्वायरमेंट को समझने में कामयाब रहे तो शायद हमारी जिंदगी आसान होगी। So ego is the main problem, I suppose, which comes in between two relations. भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी देखिए ना इसमें don't mind, but especially male ego is very very big. Yes, I agree, है ना। लेकिन अभी ना यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है भाभी, मेरी I could be wrong, but what I really believe is except for the physical power, sheer physical power, emotionally men are a weaker breed. True.
mentally, neurally men are a weaker breed. So आप सोच के देखिएगा, जो physically weak breed या mentally weak breed होगी ना, ये mental weakness का एक बड़ा रिफ्लेक्शन होता है ईगो. So probably God has given ladies more emotional and mental bandwidth so that she can probably handle these idiots. मेरी वॉइस इसलिए नहीं जा रही. लक्ष्मी भाभी आपकी आवाज आ रही है अब? आ रही है अब? ठीक अब है. आ रही है. ओके. देखिए मैंने ना भाभी एक शादी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन सुनी थी कहीं. शादी की एक डेफिनेशन मैंने ये सुनी थी कि an overgrown male child, when his parents find him unmanageable, they marry him to an intelligent girl whom they believe that she can manage him. Very अति सुंदर. But the boy doesn't believe that, ना? नहीं parents believe, boy doesn't believe. मजेदार बात पता है ये क्या होता है? ये बिलीफ ना एक जनरेशन लेट चलती है. As a husband, I will not believe this, but when my son gets married, I will believe this. My son will not believe it for him. He will believe it for his son. But then life is gone for that full generation, yeah. So it's too late, you know. So it's better to realize on time things. That really matters. Time. I'll tell you one thing. See, there's something. Have you come across a word called Excel? जिसके ऊपर कोई चीज घूमती है? The Excel. You know, जैसे बसेस होती है मल्टी एक्सेल. Yeah. है ना? अभी मैम देखिए, the pressure of the wheel which moves on the Excel is on Excel. Excel ये बोल सकता है कि तुम्हें पता ही नहीं है इतने सारे पूरे व्हील का प्रेशर तो मैं लेके चल रहा हूँ. व्हील ये बोल सकता है कि बेटा तुम्हें क्या पता, तुम तो ल्यूब्रिकेशन में घूम रहे हो, सड़क के कंकड़ पत्थर गड्ढे तो मैं झेलता हूँ. तो मजेदार बात ये है कि कौन प्रेशर ज्यादा झेल रहा है. अगर हम इसी सवाल में पड़े रहे, मेरे ख्याल से पवन इंजीनियर आदमी है, अपने को कैलकुलेशन करके बता सकता है साइंटिफिकली प्रेशर किधर ज्यादा आ रहा है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली प्रेशर तो दोनों पे ही आ रहा होता है. जो पहिए का प्रेशर है वही एक्सेल पे आता है, जो एक्सेल का प्रेशर है वो भी पहिए पे आता है. तो अगर टाइम टू टाइम इनकी अलाइनमेंट होती रहेगी तो फाइट नहीं है, वरना तो फाइट हुई तो दोनों की फाइट है. तो आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम है ना हमारे एंगल से बाहर जाके सोचेंगे. कई बार ऐसे होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाभी. कुछ दिनों की पहले की बात है, जब माँ इंदौर में थी, मेरी गाड़ी खराब थी, तो मैं बाइक लेके जा रहा था और माँ ने मुझे कहा कि बेटा हेलमेट लेके जाओ. अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, माँ 5वीं मंजिल से चिल्ला रही थी कि तुम हेलमेट लेके नहीं आए हो. उन्होंने कहा रुको मैं हेलमेट लेके नीचे आ रही हूँ. अब मेरी एक मीटिंग थी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा था. मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार माँ मैं लेट हो जाऊंगा, एक ट्रेनर को लेट होना बड़ी जिल्लत है, ऐसा वैसा. मैं बहुत गुस्से में निकला कि आज आपकी वजह से 4 मिनट लेट होने वाला हूँ. जब ऑफिस पहुंचा मीटिंग खत्म करके, तो मुझे याद आया यार जब मेरा बेटा घर से निकलता है बाइक लेके, तो मैं कैसे उसको बोलता हूँ कि बिना हेलमेट के नहीं निकलोगे. कोई बात नहीं यार, वो 22 साल का है, मैं 48 साल का हूँ, लेकिन है तो वही वाला रिश्ता. और फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार मुझे ना माँ को फोन करके सॉरी बोलना चाहिए. तो मैंने माँ को फोन किया और मैंने कहा माँ सॉरी फॉर एवरीथिंग. अभी मजेदार बात पता है क्या है, वो माँ थी ना, इसलिए उसने बहुत ही आराम से मुझसे पूछा किस बात के लिए सॉरी, क्या हुआ. अगर वो रिश्वा होती ना तो मुझसे पूछती अकल आ गई तुम्हें अब, तब तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था. है ना, ये इमोशनल बैंक अकाउंट वाला मामला है. माँ ने इमोशनल बैंक अकाउंट में इतनी सारी क्रेडिट एंट्री है बेटे के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है अगर बेटे के लिए हो सकती है तो पति के लिए भी हो सकती है, अगर माँ के लिए हो सकती है तो बीवी के लिए भी होनी चाहिए. राइट. तो ये दोनों तरफ से होगा. और बस सिर्फ तकलीफ इसी बात की है कि हम लोग हर रिश्ते में एक बार ये करने की कोशिश करते हैं कि मैं पहले बात करूं. अभी अनुराग सर एक बड़ी दिलचस्प बात हुई पता है. हम लोग जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम या ये प्रोग्राम की बात कर रहे थे ना, मतलब कई सारे प्रोग्राम्स की हम लोग एक कॉस्ट अज्यूम करते हैं या एक कॉस्ट पुट करते हैं. इसकी कॉस्ट में कई बार इसलिए नहीं पुट करता हूँ कोई 400-500 रुपए की कॉस्ट किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कि उस प्रोग्राम से मुझे कोई बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं. मुझे वो कॉस्ट इसलिए लगानी होती है ताकि मैं चाहता हूँ कि उस प्रोग्राम में फ्रिवलसली लोग ना आ जाएं, जो बकवास करने वाले इंटरेस्टेड लोग वो ना आए. लेकिन मुझे कई सारे लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाया और जब मैंने उनके साथ 499 रुपीज की कॉस्ट शेयर की तो उनको उनकी बहुत सारी मीटिंग्स आ गई बाद में. यार मेरी मीटिंग है,
एक आदमी ने मुझे ये कह दिया कि यार जूम जो है वो थोड़ा सा अनसेफ है, ये कई सारी बातें। तो मैंने और पवन ने डिसीजन लिया कि हम इस प्रोग्राम को फ्री कर देंगे और हम लोगों से ये कहेंगे कि यार आप प्रोग्राम सुनिएगा, उसके बाद अगर आपको लगा कि इसकी कोई कीमत है तो पे कीजिएगा, वरना नहीं भी पे करेंगे तो चलेगा यार, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिएगा, आमतौर पे रिश्तों में हम अगर एकोमोडेट कर रहे हैं अपनी तरफ से, पहली बार हम एकोमोडेट कर रहे हैं, तब एक बहुत बड़े शायर थे जिनका ये कहना था कि वो शख्स जो आपके सामने झुका होगा वो शख्स जो आपके सामने झुका होगा, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। करेक्ट। तो भाई रिश्तों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जो उस वक्त झुक जाए वो बड़ा हो जाएगा उस दिन के लिए। और जिस दिन आप झुक गए, आपने किसी के इमोशनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट डाल दिया, अगली बार आप उसको विड्रॉ कर पाओगे। अभी देखिए, मजेदार बात बताए क्या है, मुझे आपको 2-4 चीजें और बताने की इच्छा है। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको ना हम फोर्स फिट्स कहते हैं, फोर्स फिट्स। पर्टिकुलरली अगर हम प्रोफेशनल रिश्तों के बारे में बातें करें, तो प्रोफेशनल रिश्ते, भैया आपने जब भी नौकरी ज्वाइन की होगी तो आपका कोलीग कौन होगा और आपकी पत्रिका नहीं मिलाई जाएगी, आपको चॉइस नहीं दिया जाएगा कि यार चेहरा वेरा देख लो, ठीक है ले लें इसको, रिक्रूट कर लें, ऐसे नहीं होने वाला। जो मिल गया वो मिल गया। लेकिन हम प्रोफेशनल रिश्तों में कितना ज्यादा कॉम्पेटेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। मैं बिना नाम लेने की शर्त पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक कंपनी के लिए ट्रेनिंग किया था, आज लगभग 78 दिन हो गए, उनका पेमेंट नहीं आया है। तब जाके कल मैंने उनके सीईओ को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि मुझे डर था कि यार अगर मैं ज्यादा गुस्से वाली चिट्ठी लिख दूंगा तो अगली बार धंधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह सही हूँ यार, मेरा हक का पैसा है, मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने फ्यूचर के गेन के हिसाब से रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं की। ऐसा हम प्रोफेशनल रिश्तों में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ही ख्याल हम पर्सनल रिश्तों का नहीं रखते, क्योंकि हम पर्सनल रिश्तों को कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये नहीं टूटेगा, ऑलवेज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी नहीं। रश्मि बागी मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका बेटा अमेरिका में था, उनकी यहाँ इंदौर में मिठाई की दुकान है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया अमेरिका से और कहा कि भाई यू नो मेरा हाथ बटाने के लिए आ जाओ। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा था वो मोतीचूर के लड्डू बना रहा है, लेकिन पिताजी फिर भी उसके हाथों में पूरा कमांड देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उन्हें बताना पड़ा। मैंने कहा सर अगर ये बच्चा चला गया ना वापस, वर्कर चले जाते हैं तो दूसरे मिल जाते हैं, बेटा दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है यार, छोड़ो धंधे के कंट्रोल, लेकिन ना बड़ा मुश्किल होता है जो धंधा आपने जीरो से शुरू किया है उस धंधे के कंट्रोल को किसी और के हाथ में देना। सिमिलरली लाइफ के बारे में भी है। हमको ऐसा लगता है यार हम हमारे लाइफ के कंट्रोल, हमारी ईगो का कंट्रोल किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बात कंट्रोल देने लेने की नहीं है। व्हाट आई बिलीव इज कि इक्वालिटी शुड बी देयर। मतलब व्हाई टू कंट्रोल ईच अदर, यू नो देयर शुड बी लाइक स्पेस होनी चाहिए। दोनों को अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने का अधिकार है आफ्टर मैरिज ऑल्सो। नहीं भाभी, मैं कंट्रोल की बात मैं कंट्रोल की बात कर रहा था प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, क्योंकि वो धंधे के साथ बिजनेस की बात थी, है ना। देखिए मुझे यहाँ पर भी एक बात ये कहनी है कि पर्सनल लाइफ में भी है ना 50-50 इक्वालिटी नहीं हो सकती। कभी कोई 60 है, कभी कोई 70 है, तो कभी कोई 90 भी हो सकता है अपोजिट। हमको ये मान के चलना पड़ेगा। आपने कभी किसी टैंक के पहिए देखे हैं क्या? टैंक के जो व्हील्स रहते हैं उनपे एक चेन होता है, चेन है ना। वो चेन जो रहता है वो जिस सरफेस पे टैंक चल रहा है उसके कंटूर के हिसाब से वो बेल्ट की वजह से एडजस्ट हो जाता है। अगर टैंक के अंदर वैसे ही गोल पहिए दिए जाते ट्रक तरीके, तो फिर टैंक अलग अलग कंटूर्स पे चल नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप के जो व्हील्स हैं उन पे भी अंडरस्टैंडिंग नाम का अगर एक बेल्ट आ जाए, हमें ये पता रहे कि यार ठीक है आज मैंने गिव अप किया है, कल वो कर लेगा। और अभी तक तो मैंने ऐसे ही देखा है कि यू नो व्हेन यू गिव अप फॉर 4 times the other person has no option but to give, because you know we are all emotional people. When somebody deposits into our emotional bank account we come back to him. सर मुझे लगता है कि इसके अंदर जो गिव अप वाला काम है वो ज्यादा अच्छा है कि आप देते चलो, और मतलब कभी न कभी ये चीज अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है या सब वो कर रहा है, तो वो कभी फिर बाद में ये चीज को सोचता जरूर है। सुशील देखो बेटा, है ना, एक होता है कॉम्प्रोमाइज, राइट,
मुझे ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होता जो आप करते हो, कॉम्प्रोमाइज वो होता है जो आपको करना पड़ता है, करवाया जाता है, हाँ, करना पड़ता है मजबूरी में, है ना। और अंडरस्टैंडिंग वो होती है जो आपको करनी नहीं पड़ती, आप एडजस्ट कर लेते हो। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है यार, अगर हम घर में है ना, अभी पर्टिकुलरली अगर आप भी मेरी उम्र या उसके आसपास के हो, तो जो आप अपने बेटी से करते हो वो अंडरस्टैंडिंग होता है, और जो आप बीवी के साथ करते हो वो कॉम्प्रोमाइज लगने लगता है कभी कभी आपको, क्योंकि बेटी ऐसी लगती है मेरी बेटी यार, इसके लिए तो कुछ भी कर दूंगा, राइट। पर ये है यार, ये ऐसा फैक्ट है कि है ना, हमको if there is relation, love in the relationship, you will not have to do compromise, it will all be understanding. But at the same point in time, I think understanding build करने के लिए समय भी लग सकता है. There is no harm in giving yourself time. How much time, but that is the main question, important question. Yeah, depends on how important the relationship is. Right. Of course, relationships are important. Every relation, I suppose. Yes. So, in case if this relationship is extremely important, then I would say lifetime. But if the relationship isn't important, then you might judge. You might judge कि यार मैं कितना समय देना चाहता हूँ आपको, या कितना समय आपको देना चाहती हूँ. This is individual. एंड तब मेरी वॉइस नहीं आ रही थी वो पॉइंट पे जब आपने बात किया, आई रियली लाइक दैट, जो 45 प्लस वाला पॉइंट था, जो चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, जनरली मेल डोंट अंडरस्टैंड. आजकल फिर भी बहुत एजुकेशन से मेल नो व्हाट इज मेनोपॉज टाइम, दिस एंड व्हाट बिग मेजर चेंज वी गो थ्रू. सो आई रियली लाइक दैट पॉइंट, बट अवेयरनेस नहीं है अभी भी. प्रैक्टिकली मेल डू नॉट अंडरस्टैंड स्टिल. I'm talking about husbands, like they don't understand. भाभी, मैं तो रिश्बा को ये बोलता हूँ कि तुम लोग तो किस्मत वाले हो यार. तुम्हारे पास ना मेनोपॉज नाम की कोई चीज है छुपने के लिए, बंदे के पास तो वो भी नहीं है. नहीं, बंदे के पास भी होती है, बंदे के पास भी होती है सर, होता है. मेल मेनोपॉज इज आल्सो देयर. अरे पर मैं तो ऐसा बोलता हूँ उसको कि बंदे के पास नहीं है बोलने के लिए, टू पोर्ट्रे माय साइड लिटिल स्ट्रॉन्गर. मुझे पता है होता है बंदे के पास भी. हाँ, बट फीमेल्स का बहुत ज्यादा मेजर वो होता है, चेंज होता है. एंड I do want कि every male, every husband should support. I agree, भाभी. Wife, yeah. I agree. है ना, देखिए ये कई सारी चीजों के ना रियलाइजेशन समय पर होते हैं. जैसे ना मेरा बेटा जब मेरी बीवी को तकलीफ देता है तो मुझे समझ में आता है कि मैंने माँ को क्या तकलीफ दी होगी. Right. है ना, सिमिलरली. बट अगर समय पे भी किसी को नहीं समझ आए और वो समय ही निकल जाए, फिर क्या? Unfortunate. Yeah. है ना. और देखिए मैं ना अभी कई सारी चीजें कर रहा था. हम लोग अभी कई बिजनेसमैन लोगों के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, ट्राइंग टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ पोस्ट कोरोना पीरियड. तब जब हमने बहुत सारी बातें की तो मुझे किसी आदमी को आखिर में ये बताना पड़ा कि मैंने कहा भाई साहब एक बात ध्यान रख लो कि आप और हम नहीं कंट्रोल कर रहे दुनिया. ये जो दुनिया के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं ये ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी फिल्म में कुछ मजा चाहिए. अगर सभी कुछ हम लोग नीचे से तय कर लेंगे तो उनकी फिल्म बन जाएगी हम आपके हैं कौन, जिसमें ना एक चाटा है ना एक गाली है. तो भाभी कई सारे रिश्तेदारियों में ना, I mean you would agree that if God doesn't want a relationship to be stable, I think some things can go bad. But I think God will intervene pretty late, so long as we respect our relationships and we want that thing to happen. The adjustment will come to us naturally. और इसलिए जो मैं कह रहा था कि भाई मुझे लगता है staying together is an effort. I think it is just an effort in order to understand that there is no perfect definition of anything. Perfect definition. No one can be perfect in this world. No one is perfect. In fact. Not even no one and nothing. I mean, if somebody says this is the darkest black, it is all point of view, no? I mean, somebody would say, yeah, I don't agree that this is the darkest black. There can be something more darker than this. More darker. So we can always find some reasons to disagree. But if the relationship is to be respected, disagreement has to be respected at the same point in time. We can live with disagreements. Yeah, Pawan, please. I used to say when we were there in IIT, there is no one is perfect, but everyone is unique. We need to understand that uniqueness, and we have to adjust ourselves to live with that. पवन, मजेदार बात पता है क्या है? ये वो वाला सेंटेंस होता था जो शादी के पहले बीवी को बोला था कि ताकि वो हाँ बोल दे.
नहीं, ये तो दोस्तों को भी बोला था हमने। तो पार्टनर्स, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? और कोई ऐसा सवाल जो आपके दिल में हो जो आप जानना चाहते हो? सुशील सर, बेसिकली मेरा ये अपना सोचता है कि कई बार जो रिलेशन होते हैं फादर के साथ, मदर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, बंदे को जो अपनी एज है अकॉर्डिंग जो भी कुछ रहती है टाइमिंग हिसाब से, उसको अपना हिसाब से अगर वो उसके हिसाब से मेंटेन करता है तब तक तो सही रहता है, क्योंकि सब रिलेशन अपनी जगह अलग अलग होते हैं। आई एग्री। कई बार उनको एडजस्ट कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। ये सब सभी हालात के ऊपर डिपेंड करते हैं। कई बार परिस्थिति के हिसाब से कई चीजें रहती है कि उसको कई बार नहीं कर पाते, कई बार कर पाते हैं। और मैं एक रहता है कि कोई उस चीज को समझे ही समझे, लेकिन ये तो अपनी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है वो या अपनी वाइफ हो, वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है इस चीज के बारे में। मेरे ख्याल से वाइफ या जो गर्लफ्रेंड है या जो भी फ्रेंड है वो बहुत अच्छी तरह से अपने हालातों को समझती है, अदर देन कोई और। सुशील भाई, ऐसा कहते हैं कि जो आपका सबसे खास दोस्त होता है ना जी, अगर वक्त बदला तो आपका सबसे दुर्दांत दुश्मन भी वही हो सकता है। राइट? तो जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हो भाई, हर रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है हर रिश्ते में पोटेंशियल है कि वो बहुत स्ट्रांग रिश्ता भी हो और वो बहुत वीक भी हो जाए। देखो पार्टनर्स, एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है कि अभी सुशील भाई की बात से मुझे याद आया। देखो यार, हम रिश्तों के डायनामिज्म को हमको समझना पड़ेगा। यार अगर आपका दो लोगों का रिश्ता शुरुआत में परफेक्ट था, इसलिए उस रिश्ते को हम ऐसे नहीं मान सकते कि यार सीमेंट का बना हुआ कोई मकान है जो एक बार बन गया तो जमा रहेगा। नहीं, रिश्ता एक पौधे की तरह होगा जिसको आपको लगातार विश्वास के पानी से सींचना पड़ेगा, केयर के पानी से सींचना पड़ेगा, अफेक्शन के पानी से सींचना पड़ेगा। Otherwise that relationship will it will die down. So relationships will have to be renewed. You cannot take any relationship for granted कि यार अब ये बन गया, अब ये नहीं टूटेगा। उसको मेंटेन करना पड़ेगा सर, मेंटेन करना पड़ेगा। You will have to keep watering it. उसको आपको पानी देता रहना पड़ेगा। और रिश्तों में पानी का मतलब है कि ट्रस्ट और विलिंगनेस टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। देखो यार, कई बार क्या होता है ना, मोनोटोनी क्रीप्स इन। यार आप जब सेम ऑफिस में आप जाते हो तो सेम ऑफिस जाके सेम काम कर करके यार प्रमोशन या जॉब रोटेशन साल में हर बार थोड़ी होगा, हर दिन। So we'll have to accept the life as it is. That yes, this is the way of life. We cannot try and find newness every time. जिंदगी में हर बार नई चीज आप नहीं देख सकते कि इस नई चीज के चलते आप रिश्तों में जो नवीनता है वो बनाए रखें। सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर ट्रस्ट ही नहीं हो रिलेशनशिप में तो इज इट वर्थ कंटिन्यूइंग दैट रिलेशनशिप देन? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अगर ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप में तो उस रिश्ते को बनाए रखना जरूरी नहीं है। लेकिन मजेदार बात ये भी है, एक चीज जानना और जरूरी है कि क्या वाकई ट्रस्ट मिसिंग है या ये हमारा परसेप्शन है दैट ट्रस्ट इज मिसिंग। क्योंकि कई बार ट्रस्ट मिसिंग हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर हमारा ये परसेप्शन है कि ट्रस्ट मिसिंग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि एक बच्चा ना अपने घर में बैठा था, छोटा बच्चा था, उसके पापा दूर बैठे हुए थे, टेबल पे 3 अमरूद रखे थे। तो उन पापा ने बच्चे से अमरूद मांगा। बच्चे ने क्या किया, एक अमरूद उठाया, खाया, साइड में रख दिया, दूसरा अमरूद उठाया, खाया, साइड में रख दिया, तीसरा अमरूद उठा के जब उसने उसको मुंह से लगा के खाने की कोशिश की तो पापा आगे उसको बोले, इडियट, तुमसे मैं अमरूद मांग रहा हूँ, तुमने तीनों झूठे कर दिए। बच्चे ने तीसरा अमरूद पापा के हाथ पे रखते हुए कहा कि पापा ये वाला खाइए, ये मीठा है। तो कई बार ना हम बहुत जल्दबाजी में एक्ट कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ये कैसे कर रहे हो, लेकिन we need to understand one more thing कि भाई दूसरे का एंगल भी एक एंगल हो सकता है। हमें हमारे एंगल से जरूर ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या इडियट पना कर रहा है, तीनों क्यों उसने झूठे किए। लेकिन हो सकता है अगर हम थोड़ा सा रुक जाए तो हमें समझ में आए कि वो बेचारा बड़ी मासूमियत से पिताजी को सबसे मीठा अमरूद देना चाहता था। बट ये परसेप्शन है कि रियल है, वो कैसे पता चलेगा? ज्योतिका, पता है ये वैसे ही पता पड़ेगा। देखो, ह्यूमन माइंड जो होता है ना ज्योतिका, ये बहुत स्मार्ट सर्वेंट होता है। मान के चलो आज आपने सुबह तय कर लिया है कि तुम्हें उठ के घूमने जाना ही जाना है, तो तुम खिड़की के बाहर देखोगे, तुम्हें लगेगा वाह यार क्या मस्त है, आज तो भगवान ने धूप भी नहीं है, बादल छाए हुए हैं, ठंडा माहौल है, चलो चलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अपने दिमाग को तुमने बोल दिया यार मुझे आज तो नहीं जाना,
तो तुम्हारा दिमाग पता है तुमको क्या बोलेगा, ओ माय गॉड बादल हैं, बारिश हो सकती है, भीग जाऊंगा, गला खराब हो जाएगा, यार अपना तो धंधा ही रोजी रोटी का है, बोलने का है, कैसे चलेंगे। तो अगर आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो सेम चीज की आपको नेगेटिव पिक्चर भी दिखा सकता है, सेम चीज की पॉजिटिव पिक्चर भी दिखा सकता है। इसलिए जब माँ अपने बेटे से बात करती है तो उसको लगता है कि नहीं यार अभी अपने घर में नखरे नहीं करेगा तो कहां करेगा, तो उसके लिए सब कुछ कर देगी। लेकिन जब वो कई बार अपने पति से बात करती है तो क्या तुम यार खा नहीं सकते क्या, देखो अभी मेरे लिए ऐसे होता है ना, रिश्बा रात को जागी है, यश लेट आ रहा है तो यश के लिए रुक जाएगी, जाग लेगी, यश को खाना गर्म करके दे देगी। मुझे कई बार वो ये कर सकती है अगर थकी हुई है कि यार खाना गर्म कर लेना माइक्रोवेव में, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज नॉट रॉन्ग। शी एक्सपेक्ट्स, क्योंकि उसका और मेरा रिश्ता बराबरी का है, वो मुझ पर ये नहीं सोचती कि मैं उस पर डिपेंड करता हूँ। बेटे के मामले में वो सोचती है कि वो बेटा उस पर डिपेंड करता है, चाहे कितना भी बड़ा हो गया है ना। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग मैं रख सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ सोचती है कि पार्शलिटी करती है पति और बेटे में। तो ये एंगल्स का फर्क है, राइट। मैं समझता हूँ कि यार रिश्बा इतनी मेहनत करती है, सुबह से शाम घूमती है, उसने अपना करियर वापस आर्या की वजह से ब्रेक के बाद शुरू किया है, तो यार मुझे मुझे उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा। That's your thinking ना, but हर मेल की, हर हस्बैंड की थिंकिंग ये नहीं होती है ना, प्रॉब्लम वही है। भाभी एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ना अपब्रिंगिंग का भी ख्याल करना पड़ेगा। मतलब देखिए तो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, वो पर्सनैलिटी दो चार चीजों से मिल के बनती है। एक तो मेरा अपना नेचर कैसा है और मैं किस कल्चर में पला बड़ा हूँ, है ना। मतलब प्रोबेबली जिस फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, माय फादर वाज अ एक्सट्रीमली डिफरेंट मैन, माय अंकल वाज अ एक्सट्रीमली डिफरेंट मैन। मेरे चाचा जी का बेटा कभी कभी अपने पापा को कह देता था कि पापा आपके बजाय ना मैं श्रीकांत काका के घर में पैदा हुआ होता तो अच्छा लगता। नाउ दिस इज अनफॉर्चुनेट बट है ऐसा। मतलब मजेदार बात यह है कि जिनके साथ हमारा बहुत ज्यादा समय नहीं बिताते हम लोग। मतलब मैं कई बार रिश्बा को किसी किसी बात पे कहता हूँ, एक साहब है वो ये कहते हैं कि माना तेरी नजर में तेरे काबिल नहीं हूं मैं, जरा उनसे भी जाके पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं। वो यही बोलती है कि तुम्हारे बारे में जो अच्छा सोचते हैं इसीलिए सोचते हैं कि तुम उनको हासिल नहीं हो। तो सही बात है सर, जो रहता है वही पहचान सकता है उस इंसान को। यू आर अ डिफरेंट पर्सन फॉर अ पर्सन विथ whom you are living in actual life, and बाहर वालों के लिए आप डिफरेंट पर्सन होते हो। नहीं भाभी, मजेदार बात पता है क्या है, बाहर वालों के लिए मैं शायद अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि उनकी मेरे से अपेक्षाएं नहीं है, और बाहर वाले भी मेरे लिए अपेक्षाएं भी नहीं है, प्लस आपका मतलब व्हाट यू आर इन रियल विथ फैमिली मेंबर, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए जो आप रात दिन रह रहे हो साथ में, यू आर अ डिफरेंट पर्सन फॉर देम, एंड फॉर द पीपल आउटसाइड यू आर अ डिफरेंट पर्सन, स्पेशली प्रोफेशनली, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, probably a lot of people may not know this. I was academically very poor until I met Rishba. Rishba was a college topper, I know, all-rounder everywhere. So if Rishba wants to seek my help today, I'm still not able to believe that she needs my help, because she was my help. She was my support system. तो अगर रिश्बा मुझे कोई कहती है कि यार अंबर मेरे लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन कर दो, तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार वो जो कॉलेज में जो रिश्बा थी ना, यार आज उसने आर्या के लिए 17 साल तक अपना पूरा ब्रेक लिया हुआ है, तो शायद उसका रास्ता छूट गया है। तो मुझे बार बार खुद को ये समझाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी फिर भी क्वेश्चन। कुशल, आपकी तरफ से कोई सवाल? एक स्माइल देने के बाद आपने और कुछ पूछा नहीं है दोस्त अभी तक। Once you said that in any relations we should first जो झुकता है वही बड़ा होता है, right? And we also discussed that in a relation then the expectations build and then the downfall of the relation may take place, right? Yes. So I think that once we start like negotiating or like we let go the things of the other person, then the expectation of the other person increases that he will bend down, he will let go the things first. Am I right? लगता है कि जो रिलेशनशिप्स होती है ना पार्टनर, ये बड़ी नीड ड्रिवन होती हैं, और इस सच्चाई है, हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सपेक्ट भी करना पड़ेगा
जैसे यार हमारा जो बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वो हम पे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो उस वक्त वो ना आपकी सारी बातें मानेगा, आपके हिसाब से चलेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे उसका सब डिपेंडेंस खत्म होते चले जाएगा, राइट? ये रिलेशनशिप रहेगी तो सही, लेकिन एग्जैक्टली वैसे नहीं रहेगी जैसी आप उसे बनाए रखना चाहते हो। अब ये बच्चे के मामले में एग्जाम्पल समझना इजी है, हस्बैंड वाइफ हो या एक मैंने सुना था ऑफिस के मामले में कि एक दिन एक बॉस ने जोक सुनाया, उस पे सारे लोग खिलखिला के हंसे, एक बंदा नहीं हंसा। तो बॉस ने उसको पूछा, क्यों भाई तुम मेरे जोक पे हंसे नहीं? तो बोलता है, सर मेरे को नई नौकरी मिल गई है। अभी क्या होता है रिलेशनशिप, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इट इज रिलेशनशिप ऑफ नीड। यार कई बार कई सारी चीजें जरूरत आपसे करा देती है, राइट? लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि रिलेशनशिप जो है वो नीड के हिसाब से बदलती चली जाएगी भाई, और हमें एक्सपेक्ट करें और एक्सेप्ट भी करें। Exactly. तो शायद हमारे लिए ना एडजस्टमेंट्स आसान होंगी। Yeah, that's true. But it is necessary for everybody to, in a relation, to understand that we should accept the exceptions. Yes, expect the differences, respect the differences, and carry on with them. मतलब let us not, differences are to be enjoyed. Exactly. तो पार्टनर्स एक काम और करते हैं, अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल हो, पवन भाई, अपन ये जो आपने जिस लिंक से ज्वाइन किया होगा, यहाँ पे पवन भाई आपका नंबर वगैरह है? नंबर तो नहीं है शायद, यहाँ पे चैट पे डाल सकते हैं। कोई बात नहीं यार, आप में से कई सारे लोगों के पास या तो मेरा नंबर है, या विश्वास का नंबर है, या पवन का नंबर है। अगर आपको और भी कोई चीजें ऐसी लगती हो कि भाई रिलेशनशिप्स के बारे में जो आपको वन ऑन वन अगर हम मुझसे कुछ बात करनी हो, हमसे कुछ बात करनी हो, तो भी अपन इस लॉकडाउन का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप इस प्रोग्राम को हमें और कुछ करना है, और कुछ चीजें इस प्रोग्राम के बारे में ऐसी जो आपको लगता है इस बार मिसिंग है, अगली बार करनी है, तो आप मुझे बताइए, है ना? अपन अगली बार कुछ और चीजों को इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे साइकोलॉजिकल एंगल के ऊपर और गहराई में जाके आप लोगों से बातें करनी चाहिए थी, मैंने आज के सेशन को तो बहुत जेनरिक रखा था, है ना? लेकिन अगर आपको इसका कोई पार्ट 2 है तो पार्ट 2 करेंगे, और उसको आप लोगों के हिसाब से बड़ा स्पेशली कस्टमाइज कर लेंगे। Yes, we'll definitely look forward to it. Thank you, Rashmi Bhabhi. As far as today is concerned, I'd like to say a big thank you to all of you for joining in. Let us keep in touch. I think हमें एक बात तो मान के चलनी पड़ेगी पार्टनर्स, यार relationships are something that we all need, right? तो कभी-कभी अगर हम सब लोग एक दूसरे को ये जिम्मेदारियों का, प्यार मोहब्बतों का एहसास कराते रहेंगे, तो हमारी सारी रिश्तेदारियां बड़ी हरी भरी रहेंगी। True. Very true. So for the time being, let me sign off from here. It was an absolute pleasure talking to you all. I look forward to your feedback on WhatsApp and Facebook. Drop me your feedback. We will develop the part 2 of the program on the basis of your feedback, and we'll connect again. Until then, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. Bye.